कैंसर जो है मसालों से ठीक हो जाता है, या डिप्रेशन इज अ चॉइस, और डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो भी आपके सोर्सेज हैं या जो आप कंटेंट शो कर रहे हो, उसका वेरीफाइड होना या करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबली कंटेंट बना रहे हो, आप किसी दूसरे को एक्सपोज कर रहे हो। तो आपने अगर कहीं पे कोई भी मिस्टेक कर दी, तो वो आपके पीछे फिर बहुत जल्दी आएगा घूम फिर के। आप सारे कमेंट्स पढ़ते हो जो भी आपके ऑडियंस कमेंट कर रहे हैं? 100%, 100%। आई मे नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि इतने हज़ारों कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करना मुश्किल है अब मेरे लिए। पर कमेंट्स में ज़रूर एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। 85 से 90% अच्छे कमेंट आते होंगे, और कुछ पेड ट्रोल्स भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना नहीं चाहता, बट डेफिनेटली पेड ट्रोल्स होते हैं। ये मुझे वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मिली काफ़ी जगहों से। जो भी यूट्यूबर्स, रिसर्चर्स टीम जिनकी होती है ना, वो जहाँ तक मुझे पता है वो खुद फाइनल डिसीजन उनका होता है कि क्या चीज़ उसमें रखनी है और क्या चीज़ नहीं रखनी है। मतलब कि आपने किसी क्रिएटर के बारे में कुछ वीडियो वगैरह क्रिएट किया, तो कभी ऐसा कि वो क्रिएटर्स ने आपको रीच आउट करने का ट्राई किया हो, मतलब पॉजिटिव वे के लिए या नेगेटिव वे के लिए? दोस्तों, आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जबकि ज़रूरत है क्रिटिकल थिंकिंग करने का। अब व्हाट एग्जैक्टली इज दिस क्रिटिकल थिंकिंग? रेशनैलिटी, साइंस, इस एरिया के अराउंड अगर आप कंटेंट देखोगे तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि ये क्रिटिकल थिंकिंग और रेशनैलिटी क्या है। बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हैं, और उन्हीं में से एक रवि आज हमारे साथ है। रवि इज़ अ पीएचडी, और बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। बहुत ही पावर पैक्ड कंटेंट बनाते हैं, रेफरेंस के साथ, लॉजिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, रेशनैलिटी के ऊपर। इनका कंटेंट एकदम टॉप नॉच रहता है। तो आज रवि के साथ हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि उनका क्या जर्नी है और वो किस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। प्लस और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल इंसाइट्स हैं जो इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप एक साइंस एंथुजियास्ट हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है, और अगर आप उतने साइंस एंथुजियास्ट नहीं हो तो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप बन जाओगे। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करिएगा, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो रवि आप मेरे को यही बताओ कि जिस तरीके का वीडियोस बना रहे हो ना, हाँ, बहुत मेरे को हाँ। बहुत ही चैलेंजिंग है और थोड़ा सा रिस्की भी है। तो आपका क्या इंस्पिरेशन था कि चलो मेरे को एक्सपोज करने वाले या थोड़े से साइंटिफिक ये वीडियोस क्रिएट करने हैं? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि ओवरऑल अगर देखा जाए, तो शायद हमारे कंट्री में अभी आप थोड़ा सा ऐसा मानोगे कि मे बी यू आर अहेड ऑफ योर टाइम बोल सकते हैं, या फिर कुछ। व्हाट डू यू फील कि आपको किसने इंस्पायर किया था? मान लो आपने कोई ऐसा वीडियो देखा जिससे आपको लगा यार ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, मेरे को इनको एक्सपोज करना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? अहेड ऑफ टाइम तो पता नहीं है, बट हाँ, पर मुझे जनरली क्या होता है कि मैं इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया यूज करता नहीं हूँ ज्यादा। हम्म। तो पर क्या हुआ कि कुछ लास्ट ईयर, या आई थिंक अर्ली दिस ईयर समवेयर, जब मैंने शुरू किया था इस तरह की वीडियोस बनाना, तो उस टाइम मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, और मेरी इंस्टाग्राम रील में पता नहीं क्यों इस तरह के वीडियोस आ रहे थे कि जिसमें कोई भी हर तरह का अतरंगी क्लेम कर रहा था। हम्म। कोई बोल रहा था कि कैंसर जो है मसालों से ठीक हो जाता है, या डिप्रेशन इज अ चॉइस, और डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, या जिस भी तरह के फालतू क्लेम करते हैं लोग। तो हम्म। उसको देख के मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ मामला है बहुत। और उन रील्स का जो नंबर है, मतलब व्यूज में, दैट इज मिलियंस। उसमें आप एक एक मिलियन तो उनके लाइक्स हैं। हम्म। तो आप ये सोचो कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रहा होगा, कितना मतलब मैसिव लेवल पर। और जनरली क्या होता है इंटरनेट पर, आज भी हमारे देश में इतने भोले लोग हैं कि जो जनरली इंटरनेट पर देखते हैं उसको मान लेते हैं कि वो सच है। अगर कोई कुछ कह रहा है कि इस खतरनाक बीमारी का इलाज घर में बैठकर मसालों से हो सकता है, तो वो मान लेंगे उसको। तो बेसिकली उस चीज को काउंटर करने के लिए मुझे लगा कि ये थोड़ा गुस्सा मन के अंदर आया कि ऐसे लोग कर रहे हैं। और बहुत ही छोटी रीच है मेरी अभी भी, लाइक मिनिस्क्यूल रीच है इन लोगों के सामने, बट तो भी बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो बेसिकली इसीलिए हम, मतलब मैंने स्टार्ट किया इस तरह की वीडियोस बनाना, और मुझे कोई जीरो उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा, कोई भी देखेगा। फॉर दैट मैटर, मैंने जब यूट्यूब भी स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगा था कि कोई भी मेरे वीडियोस देखेगा, क्योंकि मैं बहुत ही ब्लंट बोलता हूँ।
साफ साफ बात करता हूँ और घुमाकर बात कभी नहीं करता हूँ। पोलाइट रहता हूँ अपने वीडियोस में हमेशा, ना ही किसी की बेइज्जती करता हूँ, ना ही बेइज्जती करने में यकीन रखता हूँ, बट तो भी तो मुझे नहीं लगा था कि ये सब चलेगा, बट वो चलने निकला तो मुझे लगा कि, और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, तो मैं अब इसको कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। और सरप्राइजिंगली ऐसी रील्स की संख्या अब जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ तो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह को काउंटर करना, और मेरे जैसे और भी क्रिएटर हैं जिनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, वो भी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो आई आई डोंट नो कि अहेड ऑफ टाइम है कि नहीं, बट ये दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, ये तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये नीड ऑफ द टाइम तो जरूर है। इसमें देखो एक चीज ये है कि जो आप एक्सपोज कर रहे हो या जिस टाइप का आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके केस में जो भी आपके सोर्सेज हैं या जो आप कंटेंट शो कर रहे हो, उसका वेरीफाइड होना या करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। क्योंकि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबली कंटेंट बना रहे हो, आप किसी दूसरे को एक्सपोज कर रहे हो, तो आपने अगर कहीं पे कोई भी मिस्टेक कर दी तो वो आपके पीछे फिर बहुत जल्दी आएगा घूम फिर के। तो आप जो भी क्रिएट कर रहे हो, आप कैसे वेरीफाई करते हो कि हाँ जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसके सोर्सेज क्या रहते हैं, मतलब व्हाट इज योर रिसर्च मेनली, क्योंकि इसमें रिसर्च तो बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो आपका रिसर्च मेनली इसके अंदर क्या रहता है? सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना बहुत जरूरी है जो देख रहे हैं कि ये कोई एक्सपोज वीडियोस नहीं है। मैं किसी को एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ, यस। मतलब किसी इंसान को। जो भी इंसान किसी प्रकार की बात कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा अपने फील्ड में। तो जो एक्सपोज भी मैं लिख रहा हूँ ना टाइटल में, वो एक्सपोज हमेशा उनके स्यूडो साइंस की बात हो रही है। ना ही उस इंसान के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, ना ही कभी गलत बोला जाएगा। उनको बहुत ही इज्जत के साथ, आदर सम्मान के साथ बात की जाएगी, बट उनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको कोई इज्जत नहीं दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं, तो जो एक्सपोज किया जा रहा है, जो डिबंक किया जा रहा है, वो ये मिस वो उनका इन्फॉर्मेशन किया इन्फॉर्मेशन जा को रहा है। डिबंक कर रहे हो आप, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में हाँ, दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली तो परफेक्ट। वो सिर्फ बात की बात है, इंसान की बात कभी है ही नहीं। हम्म। क्यों? तो पलट कर आने की बात तब होगी जब उसमें कोई गलती कोई निकाल पाएगा। अगर मैं हम्म। कुछ गलत बात बोल रहा हूँ तो, जो कि मैं भी फिर उन्हीं के जैसा काम कर रहा हूँ, अगर मैं उनको डिबंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन है, और उसके जवाब में मैं मिस इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, तो फिर मेरे में और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले जो भी इस तरह के वीडियोस बनाते हैं लोग, या तो उन, या मैं अपनी बात कर लूँ, अगर किसी और की बात क्यों करें, हम्म। कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले बहुत केयरफुल रहता हूं कि किस चीज को मेरे को कहाँ पे बोलना है और किस चीज को बिल्कुल नहीं बोलना है। जो भी चीज, और आप अगर आपने या जो ये वीडियो देखने वाले हैं उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, तो उसमें मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ कि मैं किस बात को किस तरह से बोल रहा हूँ। अगर किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, तो फॉर एग्जाम्पल जो न्यूट्रिशनल रिसर्च होती है वो, हम्म। उसको स्टैब्लिश होने में बहुत समय लगता है। तो अगर कोई कहता है कि घी जो है वो फैट बर्नर है, तो सुनने में लग सकता है कि हाँ घी फैट बर्न कर सकता है, बट घी तो खुद एक फैट है। तो जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है घी फैट बर्नर है, वो गलत है। बट ये 100% तरीके से गलत नहीं है। बहुत सारी पीयर रिव्यूड रिसर्च सामने आई है कि कॉन्जुगेटेड लिनोइक एसिड होते हैं उसमें, उसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं, तो इट्स अ गुड फैट फॉर अस। इट्स नॉट अ सुपर फूड जो लोग एडवर्टाइज करते हैं, या इट्स नॉट मिरेकल फूड, इट्स नॉट अ फैट बर्नर, बट इट्स अ गुड फैट टू हैव। मतलब कंपेयर टू आप ऑयल या कुछ और खाएंगे, तो उसकी जगह पर आप घी खाएंगे लिमिट में, तो आपके लिए ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से बताना चाह रहे हैं कि जो भी बोल रहे हैं हम, वो एक हमेशा कैवियट के साथ बोल रहे हैं कि ये चीजों के साथ आप इसको पकड़िए। आप इसको लिटरल सेंस में कभी मत लीजिए। जो भी बोला बोला जा रहा है उसको खुद जाकर डबल चेक कीजिए, ट्रिपल चेक कीजिए, जाकर अपने सोर्सेस को देखिए। और हर चीज के जो वेरीफाइड पीयर रिव्यूड रिसर्च आर्टिकल है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में देता हूँ। हम्म। तो जो भी अगर मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं वहां से वो वेरीफाइड पीयर रिव्यूड आर्टिकल से ले रहा हूँ, और उस इंफॉर्मेशन को कोई भी जाकर डबल चेक कर सकता है। तो वो बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएटर्स की कि वो अगर कर रहे हैं डिबंकिंग अगर, तो वो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। हाँ, मतलब जैसे आप सोर्स दे रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि जो आपका व्यूअर है वो सिर्फ आपका वीडियो देख के ना रुके, वो हाँ, और डीप में जाए, और इवन जो रिसर्च पेपर है या जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं उनमें भी डिटेल में जाए। आई थिंक ये बात सही भी है, क्योंकि आपने जैसे घी का एग्जांपल दिया ना, तो वो हम लोग देख भी रहे हैं कि कॉफी के अंदर घी डाल रहे हैं। ये बोलते हैं कि मॉर्निंग में आप सबसे पहले उठो तो आप घी को खाओ, तो उससे आपका पूरा लेयर बन जाएगा, तो वो एसिड नहीं लगेगा। मतलब ये है, बहुत सारी चीजें आ रही है और लोग उसको मान भी लेते हैं। इवन मेरे जान पहचान में भी काफी लोग हैं जो फिर इन चीजों को फॉलो भी करने लग जाते हैं। क्या? तो ये बात तो आपने सही बोली।
तो ये एक जो भी आप वीडियो बना रहे हो, जैसे आपने बोला कि आप इसके जो रिसर्च आर्टिकल्स है उनके लिंक आप दे रहे हो, तो मतलब आप भी उनको बहुत डिटेल में पढ़ते होगे और फिर रिसर्च आर्टिकल्स को आप ढूंढते भी होगे। तो आपको टोटल कितना टाइम लग जाता है? मान लो एक आप वीडियो बना रहे हो, आप पहले खुद रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ोगे, फिर उसका स्क्रिप्ट बनाओगे, फिर डिसाइड करोगे अच्छा ये वाला शायद पार्ट ठीक नहीं है, इसको हटाना चाहिए, फिर आप उसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर आप उसको एडिट कर रहे हो। तो एंड टू एंड एक वीडियो बनाने में आपको कितना एफर्ट लग जाता है? तो इसमें दो चीजें हैं। मैं हम्म। आपको ये समझाना चाहूंगा कि डिपेंड करेगा कि जो वीडियो बनाने वाला है जहां पर उसका एक्सपीरियंस कितना है। उसका एक्सपीरियंस कितना है पीयर रिव्यूड रिसर्च करने का खुद, हम्म। या पीयर रिव्यूड रिसर्च आर्टिकल पढ़ने का। यहाँ पर हम पीयर रिव्यूड क्यों बोल रहे हैं बार बार, तो ये भी मैं समझा दूं आपके दर्शकों को कि दो तरह, बहुत तरह के रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं। और इसमें से बहुत सारे तरह के, भारत में स्पेशली उस तरह के होते हैं जहां पर पैसे देकर आप कोई भी रिसर्च पब्लिश करा सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी उसको कोई भी इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स रिव्यू नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते उस रिसर्च को पब्लिश होने से पहले। तो वो होती है नॉन पीयर रिव्यूड या नॉन रेफरीड रिसर्च। ठीक है। दूसरी तरफ होती है रेफरीड या पीयर रिव्यूड रिसर्च, जिस रिसर्च को आप सबमिट करते हो और दो तीन या ज्यादा रिव्यूअर्स उस रिसर्च को इंडिपेंडेंटली रिव्यू करते हैं और अपने ओके, कमेंट्स देते हैं इंडिपेंडेंटली कि रिव्यू कर रहे हैं तो मतलब कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि इसको सही बताना है? नहीं नहीं नहीं, वो रिजेक्ट भी करते। मैंने बहुत सारे, अभी भी मैं करता हूँ, बहुत सारे जो टॉप क्लास जर्नल है उनमें मैं खुद रिव्यूअर हूँ, कुछ में नहीं हूँ क्योंकि टाइम की कमी की वजह से अब मैंने मना करना शुरू कर दिया है। बट मैं खुद बहुत सालों तक पीयर रिव्यूड एक रिव्यूअर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है किस तरह से एक चीज काम करती है। तो देयर इज नो प्रेशर ऑन रिव्यूअर्स कि वो किसी रिसर्च को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो अगर मान लीजिए 4 रिव्यूअर्स हैं तो उनमें से 3 ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो जनरली इज रिगार्डेड एज एक्सेप्टेड विथ माइनर कमेंट्स। तो ये है पीयर रिव्यूड रिसर्च, इसलिए इसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है हमेशा कंपेयर टू नॉन रेफरीड या नॉन रिव्यूड रिसर्च, जो कि मैं उसको कभी रिसर्च मानूंगा भी नहीं, क्योंकि उसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ और मैं अगर मान लीजिए $1,000 या $50,000 देकर उस रिसर्च को पब्लिश करा रहा हूँ तो इट्स ऑफ नो यूज। यहाँ पर एक और चीज समझाने की है कि पैसे देकर, यानी कि ओपन एक्सेस जर्नल हम्म। और सिर्फ पैसे देकर छपवाना, दोनों बातें अलग अलग हैं। कई टॉप क्लास जर्नल हैं जो ओपन एक्सेस है, यानी कि आपको उसमें पब्लिश कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बट वो जर्नल अपनी जगह पर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है उसमें, तो भी पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है। तो एक तो जो जर्नल जिसमें कोई भी पैसा लिया जाता है और कोई पीयर रिव्यू प्रोसेस नहीं होता, उनको कहा जाता है प्रीडेटरी जर्नल, जो कि हम्म। भारत में जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक तो है। उनमें जो भी रिसर्च छपती है वो रिसर्च नहीं होती है, सिर्फ एक तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है, जो कि जनरली किसी रिसर्च ग्रुप ने या किसी कंपनी ने किया है और वो उसको पब्लिश कराना चाह रहे हैं, सो दैट वो उसके बेसिस पर अपने या तो नई फंडिंग ले सकें या फिर उस बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। अब यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट ये बहुत ही ज्यादा होता है हमारे देश में, जो कंपनी ऐसी इस तरह की रिसर्च करवाती हैं, पैसे देकर छपवाती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके और बोले कि हमने तो एक्सटेंसिव रिसर्च किया है और उस रिसर्च के बेसिस पर ये देखिए रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा। मतलब वो एडवर्टाइजमेंट ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ हाँ, तो इसीलिए इन दोनों रिसर्च के बीच का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम समझ गए हैं कि पीयर रिव्यूड रिसर्च ही असल में रिसर्च है, तो हमें जाना होगा, अगर हम किसी चीज को वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो हमें उसी तरह के रिसर्च आर्टिकल पर, उसी तरह की रिसर्च पर जाना होगा, क्रॉस वेरीफाई या चेक करने के लिए किसी भी क्लेम को, कि क्या अगर कोई क्लेम कर रहा है तरंगी सा कि ऐसा ऐसा होता है तो क्या सच में ऐसा होता है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। तो वैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे टाइम तो हमें किसी रिसर्च पेपर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का क्लेम दिया जाता है वो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि बकवास है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि घर के मसालों से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, ये हम सभी को पता है। जबकि तो आजकल तो एक उल्टा भी चल रहा है ना, कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जो मसाले हैं इंडिया वाले वो फेल हो गए काफी उसमें पैरामीटर्स पे, और बाहर के कंट्रीज में बैन हो गया, तो वो उल्टा बोल रहे हैं कि शायद इनके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपको उल्टा बीमार कर सकते हैं। यस यस, इथाइलिन ऑक्साइड जो गैस होती है जनरली वो जो मसालों को सुखाने के लिए यूज की जाती है, हम्म। क्योंकि जब मसाले इंडस्ट्रियली सुखाए जाते हैं ड्रायर्स में, तो इथाइलिन ऑक्साइड यूज किया जाता है उनको ड्राई रोस्ट करने के लिए, ड्राई करने के लिए,
ताकि उनको पैकेजिंग की जा सके, ताकि उसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो हमें उनका उसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होता होगा ना, कि ड्राई रहेगा तो उसका शेल्फ लाइफ थोड़ा सा यस, ज्यादा हो जाएगा। यस, तो उसके कुछ पार्टिकल, उसके कुछ अंश रह जाते हैं, और जनरली एक परमिसिबल लिमिट है उसकी, कितने तक वो अलाउड है और उसके ऊपर में वो अलाउड नहीं है। पर ऑफ कोर्स जैसा भारत में होता है, आपको पता ही है कि कोई मानता नहीं है इस तरह की चीजों को। लोग धड़ल्ले से अपना काम करते हैं, जल्दी जल्दी जितना प्रोडक्ट निकल जाए निकल जाए। दे डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ। ये मैं बता दूं आपको, भारत में जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, दे जस्ट केयर अबाउट देयर प्रॉफिट। और ये हम हर समय न्यूज में देखते हैं। तो ऐसा ही हुआ मसालों के केस में, कि जब उनको इंडिपेंडेंटली चेक किया गया सिंगापुर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म। सिंगापुर की लैब में, भारत में तो चेक हुआ ही नहीं है। तो वहां पर पाया गया कि वहां पर इथाइलिन ऑक्साइड की जो जो कि ग्रेड 1 कार्सिनोजन है, कैंसर कॉज कर सकता है, उसकी मात्रा पाई गई। तो ये जनरली हो रहा है। तो घर में पिसे हुए मसाले या जो हम खुद मसाले यूज करते हैं वो बेहतर हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अब हम किस किस पर भरोसा करें कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज नहीं है। तो जितना हमारे सामने हम देख सकते हैं उतना बेहतर है। हाँ, तो ये हम बात कर रहे थे कि कैसे आप चेक करें इन सोर्सेस को। तो ये जो मैंने बताया कि पीयर रिव्यूड रिसर्च आर्टिकल जो मैं यूज करता हूँ जनरली 99% टाइम्स, क्योंकि कुछ केसेस में रिसर्च अवेलेबल नहीं है या वो इनकंक्लूसिव है, यानी कि हम्म। जो रिसर्च है वो प्रूव नहीं करती किसी चीज को। तो हम उसको वीडियो में साफ साफ बताते हैं कि इस बारे में अभी रिसर्च इनकंक्लूसिव है, अभी तक कोई नतीजे पर नहीं पहुंची रिसर्च। तो हमें इसको, इस क्लेम को डाउटफुल की नजर से ही देखना पड़ेगा और उस क्लेम को झूठ ही मानना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बात है। हाँ, ये तो आपने सही बोला कि जो मसाले का है, इवन हेल्थ सप्लीमेंट्स का भी कुछ टाइम पहले न्यूज आया था ना, कि जो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं वही जो क्लेम कर रहे हैं वही फेक निकल रहा है। या कुछ टाइम पहले हनी का हुआ था कि जितने भी हमारे इंडिया के टॉप हनी के ब्रांड्स हैं सब फेल हो रहे हैं उन पैरामीटर्स पे। तो इवन यस, जो वो लिखते भी हैं उस पर भी हम लोग बिलीव नहीं कर सकते कि भाई उन्होंने जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो खुद ही वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो ये तो हाँ, परफेक्ट आपने सही क्योंकि बताया। भारत अच्छा, में ये अंडर द एक चीज आप टेबल ये भी बताओ। बहुत कम होता है, तो ठीक वो है, तो चीज एक चीज है। आप ये भी बताओ कि बिकॉज आपने ये बोला कि भाई जिसका जो बैकग्राउंड होता है, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड, आई थिंक यू आर अ पीएचडी ऑल्सो, और आपने रिसर्च में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। तो या कंटेंट क्रिएशन और पीएचडी जो आपने काम किया हुआ है, तो वहां पे मतलब व्हाट इज योर अल्टीमेटली आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? आप सिर्फ कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हो, फिर आपके रिसर्च में या पीएचडी में आप कहीं पे पढ़ा भी रहे हो? अच्छा, प्रेजेंटली हाँ, तो हम्म। मैंने बहुत सालों तक पढ़ाया है यूनिवर्सिटीज में एज अ प्रोफेसर। और उससे पहले काफी साल तक रिसर्च भी किया है, पीएचडी के दौरान रिसर्च किया। और उसके बाद पीएचडी के बाद भी मैंने बहुत सालों तक रिसर्च किया है, भारत में नहीं, कनाडा में, जहाँ पर मैंने अपनी पीएचडी का 99% काम किया। और उसके बाद मैं वहीं पर एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने लगा, और फिर कुछ सालों रिसर्च करने के बाद मैंने आकर पढ़ाया भी है भारत में। तो एक्टिव रिसर्च और टीचिंग से मैं अभी दूर हूँ, अभी मैंने उसको छोड़ दिया है। फिलहाल मैं अपना कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, जहाँ पर मैं करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस करता हूँ, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड करियर कोच भी हूँ, करियर गाइडेंस कोच हूँ। तो वो काम मेरा चल रहा है अपनी कंसल्टेंसी में। और यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। तो वो भी एक चीज, तो हाफ एंड हाफ हाँ, समझ ली। यूट्यूब टाइम तो लेता है, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को पूछने का एक रीजन ये भी था ना, कि आगे लोग आप पे भी तो ये क्लेम कर सकते हैं कि शायद आप भी, बिकॉज हो सकता है कि आप भी कुछ ये रिसर्च जो है या कुछ पेड रिसर्च है, तो आप भी पैसा लेके कुछ गड़बड़ खबर या गड़बड़ कंटेंट बना दो। तो आई थिंक हम्म। वो क्लैरिटी ठीक है, कि क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ देखो, व्हाट यू आर कंटेंट, जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आई थिंक उस लेवल पे यू विल नॉट बी गेटिंग स्पॉन्सरशिप्स, या और शायद आप करोगे भी नहीं। पता है क्या होता है, मुझे ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक या दो मेल आते हैं स्पॉन्सरशिप के, बट वो इस तरह की स्पॉन्सरशिप है जो मैं नहीं लेना चाहता। हम्म। और मैं वो ईमेल देखता हूँ और फिर मैं उनको पोलाइटली मना कर देता हूँ कि नहीं, ये मेरे चैनल के अराउंड में चलेगा नहीं। तो बेसिकली स्पॉन्सरशिप इज अ स्लिपरी स्लोप। मैं वही चीज करना चाहूंगा जो एक तो मैं जिस पर भरोसा करता हूँ, और दूसरा कि जिस पर जो मैं सच में प्रमोट करना चाहूंगा, कि कोई ऐसी चीज, कोई अच्छा ऐप हो गया या कोई ऐसी चीज की किताबें, या मतलब जो भी चीज मैं खुद यूज करूंगा ना उसी चीज को प्रमोट करूंगा। मैं गैमलिंग वगैरह इस तरह की चीजें कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा। आई हाँ, डोंट नो। लेकिन वही लोग पैसे ज्यादा देते हैं। हाँ, तो वो तो खैर घूम होगा फिर ही के नहीं। कंटेंट क्रिएशन में वही आ जाता है कि भाई अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, आप बिल्कुल एथिकल होना चाह रहे हो,
तो या आपके पास आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी बहुत कम हो गया, तो आपने सही बोला कि आप कंसल्टेंसी या बाकी सारी चीजें कर रहे हो, तो आप वहां से मैनेज कर पा रहे हो, मतलब कि। और फिर आपके पास कोई टीम भी है ये यूट्यूब के कंटेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए, या फिर आप खुद ही सारा कर रहे हो? रिसर्च के लिए कोई टीम नहीं है, क्योंकि जो भी रिसर्च करता हूँ मैं खुद ही करता हूँ। आई आई वुड हैव रिसर्चर्स इन द फ्यूचर कि जो मेरी हेल्प करें, बट अल्टीमेटली जो भी यूट्यूबर्स रिसर्चर्स टीम जिनकी होती है ना, वो जहां तक मुझे पता है वो खुद फाइनल डिसीजन उनका होता है कि क्या चीज उसमें रखनी है और क्या चीज नहीं रखनी है। तो बेसिकली कल को अगर हम लोग भी रिसर्चर्स को हायर करेंगे तो फाइनल डिसीजन क्रिएटर का होना चाहिए। आई होप कि ऐसा होता होगा। बट जैसे किसी भी रिसर्चर ने जिसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट हिस्ट्री। अगर मैं हम्म। हिस्ट्री के बारे में कोई वीडियो बनाऊंगा तो ठीक मैं है। उस वीडियो की जो स्क्रिप्ट है जो मैंने नहीं लिखी, या तो मैं उसको अपने चैनल में इंक्लूड ही नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फॉर हिस्ट्री। अगर करूंगा भी तो उस चीज को मैं तीन चार अलग अलग, जो जैसे मैंने पीयर रिव्यू का एग्जांपल दिया, तो वही पीयर रिव्यू मैं करना चाहूंगा कि मैं तीन चार लोगों से बोलूंगा कि इसको देखो, इसका फैक्ट चेक करो कि ये सच में इसमें कोई गलत चीज तो नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं आप। तो ये जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो भी मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि यूट्यूब से मुझे 100% अर्निंग करनी है या कोई भी पैसा कभी यूट्यूब से मिलेगा भी। अब जब यूट्यूब से ठीक ठाक पैसा मिल रहा है तो भी ऐसा मेरे को कुछ नहीं है कि मैं यूट्यूब से ही सारा पैसा कमाऊं। हम्म। आई हैव माई अदर अर्निंग सोर्सेस। बट क्योंकि क्या होता है कि जब आप यूट्यूब से पैसा कमाने की सोचते हो ना, बाय हुक और बाय क्रुक, तो जैसा आपने बोला, हो सकता है कुछ कंटेंट क्रिएटर्स मोल्ड हो जाएं, बोलें कि यार मैं तो, क्योंकि मुझे अर्निंग करनी है तो मैं किसी भी प्रकार से बाय हुक और बाय क्रुक वीडियो क्रिएट करूंगा। मैं आई डोंट केयर अबाउट द फैक्ट चेक और एनीथिंग एल्स, और मेरे को बस वीडियो छापने हैं हर हफ्ते 2-3। तो वो चीज मैं कभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि दैट विल बी द बिगेस्ट डिससर्विस की जो मैं अपने ऑडियंस के साथ करूंगा। क्योंकि अगर मैं भी किसी का वीडियो देखूंगा और मैं बोलूंगा यार ये तो सेल आउट बंदा है, ये तो हम्म। पैसे के लिए काम कर रहा है कुछ भी, तो आई वुड नॉट लाइक इट। तो सेम गोज फॉर मी एज वेल। बिकॉज वो तो डायलेमा है कि अगर आप मान लो स्केल करोगे, आपने बोला कि भाई अगर आप टीम एक्सपेंड करते हो, तो तब हो सकता है कि तब रेवेन्यू भी आपके लिए फिर एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो जाएगा। अभी तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, तो आई थिंक आप रेवेन्यू के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, एज अ पैशन आप काम कर रहे हो। लेकिन जब आप नहीं, स्केल करोगे, मैं अपना सोच रहा टीम हूँ, बढ़ाया, हाँ, तो मैं उस टाइम सोच पे रहा हूँ रेवेन्यू रेवेन्यू का के इशू बारे में। आएगा। सर क्योंकि अगर हम रेवेन्यू के बारे में नहीं सोचेंगे ना, अगर क्योंकि ऑफ कोर्स यूट्यूब इज आल्सो माय अर्निंग, पार्ट ऑफ द अर्निंग राइट नाउ। तो अ, पहली बात तो बिजनेस की तरह सोचना किसी चीज को, या अर्निंग के सोर्स की तरह सोचना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। आई कैन एक्चुअली थिंक अबाउट यूट्यूब एज अ बिजनेस इवन इफ आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। क्योंकि जब बिजनेस की तरह मैं किसी चीज को सोचता हूं तो मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूं, मैं उसमें टॉप नॉच काम करने की सोचूंगा। एज अ हॉबी की तरह मैं किसी चीज को सोचता हूं, और ये मेरा ओपिनियन है, बाकी लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है। पर एज अ हॉबी की तरह जब मैं किसी चीज को देखूंगा तो मैं उसमें अपना 100% नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा कि ठीक है चलता है, मेरे को वीडियो निकालने हैं। तो दिस डज नॉट वर्क फॉर मी। तो मैं हमेशा उसको एज अ बिजनेस, स्टैंड अलोन बिजनेस की तरह ही देखता हूँ। बट हर बिजनेस में जैसे एथिक्स होते हैं, वैसे यूट्यूब बिजनेस में भी मेरे एथिक्स हैं कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कल को अगर मेरा रेवेन्यू सोर्स नहीं जनरेट होता है तो आई वुड एक्चुअली थिंक ऑफ ऑल्टरनेट रेवेन्यू सोर्सेज। जैसे हमारे यूट्यूब में बहुत सारे अर्निंग रिसोर्सेज हैं अदर देन यूट्यूब, जो देता है पैसे। हाँ, जो एड्स है। मेंबरशिप है, सुपर थैंक्स है, सुपर चैट है, बाय मी अ कॉफी का जो लिंक है, पेट्रियन है। तो फैन फंडिंग इज ऑल्सो वेरी बिग पार्ट उसमें। और इसके अलावा जो कोर्सेज आप बना सकते हो 10 यूट्यूब से, यू कैन अर्न एक्चुअली पैसिवली एज वेल। तो वो सोचना पड़ेगा रादर देन कटिंग कॉर्नर्स कि भाई मैं कुछ भी करके, कैसे भी करके यूट्यूब से ज्यादा पैसा कमा लो। आई थिंक दैट स्ट्रेटेजी डज नॉट गो वेल फॉर मैनी क्रिएटर्स, एंड हाँ, स्पेशली मतलब मे बी, हाँ, जिस me। तरीके का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, जिस तरीके का ऑडियंस आपने अपना बनाया है, वहां पर वो चीज वैसे भी नहीं चल पाएगी, बिकॉज योर ऑडियंस विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। क्योंकि आपका जो हाँ, ऑडियंस है वो भी तो आप इस तरीके का जो कंटेंट ऑडियंस देख रहा है वो अपने आप में भी काफी नॉलेजेबल हो चुका है, या फिर उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो भी सीधे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ आपने बीच में कॉर्नर्स कट किए, या कहाँ पे आपने बीच में कोई पेड रिसर्च घुसा दिया है जिसको कि आपने बताया नहीं है कि पेड है।
सही सही सही, बिल्कुल सही कह रहे वही। हो आप। और मेरा शुरू से रहा कि ऑडियंस के साथ मुझे ऐसे इंटरेक्ट करना है जैसे मेरे भाई लोग हैं। मेरे मेरे ही एक कम्युनिटी है, तो शुरू से ऐसा ही चलता है। और आप मेरे चैनल के कमेंट्स भी देखेंगे तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो मुझे बहुत इनफॉर्मली ट्रीट करते हैं और मैं भी उनको बहुत इनफॉर्मली ट्रीट करता हूँ। तो वही होना चाहिए कि ऐसा पर्दा नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर टॉप नहीं है। पहली बात तो जो भी कंटेंट क्रिएटर कितना भी बड़ा हो, ही इज एक्चुअली सर्विंग द ऑडियंस। तो अगर वो समझ रहा है कि मैं ऑडियंस से ऊपर हूं और मैं कुछ भी क्रिएट करके चला जाऊंगा, तो वो सैडली मिस्टेक है ना, वो चलेगा नहीं लॉन्ग रन में, क्योंकि ऑडियंस उसको उठाकर फेंक देगी। कि क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, देखने वालों की कमी नहीं है, तो बनाने वालों की कमी नहीं है, किसी भी चीज की भारत में तो एटलीस्ट कोई कमी नहीं है। तो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना पड़ेगा कि जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो देख रहे हैं लोग, वही बहुत बड़ी बात है। तो उसको कभी भी टेक फॉर ग्रांटेड ना ही किसी कंटेंट क्रिएटर को लेना चाहिए, ना ही अपनी ऑडियंस को बेवकूफ समझना चाहिए। वो बहुत स्मार्ट है और वो आपको तुरंत भांप लेंगी अगर आपने कुछ भी बकवास बोली तो। मेरे को ऐसा लगता है। और एटलीस्ट मेरी ऑडियंस तो जो है, हमारे जो भाई लोग हैं जो देखते हैं, बहन लोग हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। वो तुरंत भांप लेते हैं कि आपने ये गड़बड़ करी है, और मैंने अगर गलती से कोई गड़बड़ कर भी दी तो मैं उसको तुरंत पिन करता हूँ, बोलता हूँ कि यार ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग था। और ये एक दो बार हुआ है ऐसा, तो और ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन, तो ऐसा गलती हर बार कभी ना कभी 100 में से एक दो बार हो जाती है। तो ये आपके सवाल का जवाब है अगर शॉर्ट तो में आप बोलो। सारे कमेंट्स पढ़ते हो जो भी आपके ऑडियंस कमेंट कर रहे हैं? 100%, 100%। आई मे नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि इतने हजारों कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करना मुश्किल है अब मेरे लिए। पर कमेंट्स में जरूर एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट, भले ही कितना पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी हो, मैं हमेशा हर कमेंट को पढ़ता हूँ। तो फिर आप जैसे मान लो पॉजिटिव कमेंट्स का तो आपने बताया कि ऑडियंस सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स तो नहीं होते कहीं पर भी, मतलब नहीं। कोई भी है कि हम देखते हैं कि भाई ऑडियंस का बैकलैश भी मिलता है, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, कुछ हेट कमेंट्स भी होते हैं। इवन हर तरीके, इवन कोई कॉमेडियन है तो उसको भी मिलेंगे, कोई पॉलिटिशियन है उसको भी मिल रहे हैं, कोई इवन डांस के वीडियोस भी बना रहा है, सिंगर भी है। तो हेट कमेंट्स तो हर जगह आते ही हैं। तो वो हेट कमेंट्स का मतलब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, या आपको इफेक्ट करते हैं, या फिर आप कैसे डील करते हो? शुरू में मुझे बहुत अफेक्ट करते थे, जब शुरू शुरू में, ऑफ कोर्स सबको अफेक्ट करते हैं। बट सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अगर किसी इंसान को सारे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं ना, तो मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो जिंदगी में। हम्म। जैसे किसी बिजनेस के सारे 5 स्टार रेटिंग आते हैं ना, तो मैं उस बिजनेस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि 2000 5 स्टार रेटिंग कैसे आ गए इसके। ये कैसे पॉसिबल है कि किसी कभी गड़बड़ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो इसका मतलब वो फेक रिव्यूज हो सकते हैं जो है। हम्म। तो अगर किसी इंसान के सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं, इसका अर्थ है कि वो सारे नेगेटिव कमेंट को डिलीट कर रहा है, या उनको हाइड कर रहा है, या उन बंदों को रिमूव कर रहा है अपने अकाउंट से। तो ये यही हो सकता है। तो ये बेंचमार्क मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो बेंचमार्क अपने लिए सेट किया है कि 80 to 90% पॉजिटिव कमेंट आने चाहिए, तब तक मैं सही कर रहा हूँ। अस्सी ठीक है। परसेंट मान लीजिए थ्रेश होल्ड को। और 20% ऐसे कमेंट होंगे जो कई बार, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, या उनके बिलीफ सिस्टम को हिट कर रहा है तो वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। या कई लोग ऐसे ही ट्रोल होते हैं, वो करते हैं कमेंट, नो मैटर व्हाट हो, आप किसी अच्छे से अच्छे वीडियो पे देख लीजिए, वो आपको ट्रोल कमेंट दिख जाएंगे कि ये तो बकवास है, समथिंग समथिंग। तो ये बेसिकली मजमून रहता है कमेंट्स का। 80 85%। और लाइक रेशियो में भी ऐसा ही होता है हर वीडियो का। मान लीजिए अगर जो मेरा है चैनल का, मैं एनालिटिक्स को बहुत ढंग से देखता हूँ, तो हम्म। 98% लाइक रेशियो है। ठीक है। 90% लाइक करेंगे, 98% लाइक करेंगे, और 1.5% या 2% डिसलाइक करेंगे। तो ये रेशियो ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें 60% से 40% हो गया कि 60% पॉजिटिव आ रहे हैं, 40% नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, इसका अर्थ है या तो आप बहुत ही गलत ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप सच में कुछ गलत कर रहे हो और आपको अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो वो भी आपको बताता है, हर चीज रिफ्लेक्ट करती है। तो फिलहाल जो कमेंट है हमारे वो पॉजिटिव हैं, काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। और नेगेटिव कमेंट जो आते हैं मैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, और अगर वो कुछ क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे कंटेंट में कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि क्यों वो सही नहीं है या क्यों वो सही है।
हो सकता है ना 100% टाइम्स तो मैं भी सही नहीं हूँ, तो वो जरूर मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई अब्यूजिव, डेरोगेटरी या ऐसा कोई कमेंट है जिसमें बस गाली मारी गई है और कुछ नहीं है, अपना फालतू का खुंदस निकालने के लिए, तो उस कमेंट को तो मैं डिलीट मार देता हूँ। लाइक उस तरह के कमेंट्स को आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, जो भी अगर बर्डिंग कंटेंट क्रिएटर हैं तो। और दूसरी चीज जो आपने पूछा कि क्या आप दिल से लगाते हो उनको, तो शुरू में जरूर होता था। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, कुछ लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते थे, फर्क पड़ता था। फिर बाद में सोचा कि नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस आ जाता है कि ठीक है, मैं हर किसी को दोस्त करके ही संबोधित करता हूँ कि दोस्त, तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं उसको ठीक करता हूँ। नेगेटिव कमेंट्स में भी आप, और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर मेरे जो भी देख रहे हैं चैनल पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह के कमेंट्स को मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, गाली का जवाब गाली से कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि कोई दैट दो विल चार एक्टिवेट द कमेंट्स सिचुएशन। जो आपको इम्पैक्ट किया हो, आप शेयर करना चाहते हो तो? करता है कुछ कुछ। जैसे मैंने कैंसर के बारे में वीडियो बनाया था, और ये बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर मैं करना चाहूंगा शेयर यहाँ पर कि जैसे मैंने कैंसर के बारे में वीडियो बनाया था, और मैंने उसके उसमें बोला था कि कैंसर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और मैंने उसमें शेयर किया था कि मेरे फादर साहब जो थे वो कैंसर की वजह से ही पास्ड अवे। तो एक कमेंटेटर, कमेंट करने वाले ने बोला कुछ बहुत ही गंदा बोला मेरे जो स्वर्गीय पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए। तो उस कमेंट से मुझे लगा कि आई डिड नथिंग टू एक्चुअली ऑफेंड दैट पर्सन, बट क्यों किया उसने, तो मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। बट इस तरह के जो बहुत ही ज्यादा पर्सनल कमेंट्स आते हैं ना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में किसी के लिए पर्सनल नहीं होता हूँ, मैं कभी भी किसी इंसान को अटैक करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो जब मुझे पलट के ऐसा होता है तो, और जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कमेंट आते हैं ना, उसमें कभी कभी लगता है कि क्यों, पर उसको तुरंत डिलीट करके मैं भूल जाता हूँ। अगले 5 सेकंड में वो कमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, हम भी इंसान हैं। ये तो आपने बताया। ऐसा ऐसा ही कोई पॉजिटिव का इम्पैक्ट का स्टोरी, मतलब जिस कमेंट को देख के आपको बहुत इंस्पिरेशनल लगा हो, या फिर आपको लगा हो कि यार मैं तो बहुत ही सही काम कर रहा हूँ, कि हाँ आई एम डूइंग द राइट थिंग, ऐसा कोई कमेंट पॉजिटिव आप तो शेयर करना चाहते हो? रोज ही आते हैं, रोज ही। जैसे एक मुझे 2-3 याद है इसमें, कि एक फादर, मतलब ही वॉज अ फादर ऑफ 2 किड्स। तो उसने बोला कि मैं अपने बच्चों को आपके वीडियोस दिखाता हूँ, क्योंकि आप हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और मेरे बच्चे उससे वो सीखेंगे जो बाकी किसी और चीज से नहीं सीखेंगे। तो वो मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा। दूसरा था कि और ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, मैं उनका जस्ट कंबाइन करके बता रहा हूँ। कुछ ऐसे बोले कमेंट्स कि मैं आपके वीडियोस को गांव में क्योंकि स्कूल में बाकी चीजों की कमी है, तो उन स्कूल्स में मैं आपके वीडियोस को दिखाता हूँ। और तीसरा एक और कमेंट था जिसको मैंने शेयर भी किया था इंस्टाग्राम पे, उसने बोला था कि मैंने अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप को कैंसिल करके हाँ, मैंने भी देखा था आपकी ये। मेंबरशिप ली है, ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं, आपका कंटेंट देख सकूं, आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकूं। तो वो चीज मुझे बहुत टच करी। मुझे लगा कि अमेजॉन प्राइम जैसा जायंट से अगर हम 1% भी, हाँ हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अमेजॉन प्राइम कहाँ पर और हम लोग कहाँ पर, ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन नहीं है, बट अच्छा लगा मुझे बहुत कि लोग इस तरह से सपोर्ट करते हैं। मोटिवेट्स मी एंड मोटिवेट्स मी टू डू बेटर। हाँ, अल्टीमेटली हाँ, अगर एक दो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, और अगर उन्होंने सच में ऐसा किया, तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है ना, कि कहाँ अमेजोन प्राइम, कहाँ मतलब आप मिर्जापुर फैमिली मैन वो सब छोड़ के। या और जबकि वहां पे तो क्या है, वहां पे तो इतना कंटेंट है कि आप देखते जाओगे, खत्म नहीं होगा। और आपके क्या है, आपके वीडियोस भी चलो हफ्ते में एक दो वीडियोस ही आ रहे हैं, और फिर भी सम पर्सन जो कि अमेजोन प्राइम को छोड़ के आपके कंटेंट के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है। और मतलब अगर उसने मानो नहीं भी किया होगा, लेकिन इतना थॉटफुल कमेंट अगर कोई सोच के लिख भी रहा है, तो वो अपने आप में जेस्चर बहुत बड़ी मैटर चीज हो करता है, जाती मुझे है। लगता है जेस्चर इज इम्पोर्टेंट। और जेस्चर का ही मैटर करता है कि मेरा किसी इंसान के प्रति क्या जेस्चर है। तो दैट मैटर्स अ लॉट, और वही आपको याद रहती है चीजें, मेरे को ऐसा लगता है। और ये ऐसा बहुत सारे कमेंट आते हैं जो मैंने आपको बोला कि और ये मुझे लगता है जो भी अच्छा काम कर रहे होंगे कंटेंट क्रिएटर, उनके सभी के साथ ऐसा होता होगा। आई एम अज्यूमिंग कि 85 से 90% अच्छे कमेंट आते होंगे, और कुछ पेड ट्रोल्स भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना नहीं चाहता, बट डेफिनेटली पेड ट्रोल्स होते हैं। ये मुझे वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिली काफी जगहों से, जो आकर अगर आपने किसी को डिबंक किया है तो उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं।
या कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मैंने बताया कि जिनका ईमान धर्म हिल गया मेरे वीडियोस की वजह से, या फिर कोई ऐसा है कि जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी बात, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हर नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट का स्वागत है, मैं तो हमेशा मानता हूँ ये चीज। और आजकल ऐसा भी है, जो आपने से बड़े पेड ट्रॉल्स वाला ना, कुछ ऐसा भी है कि जो कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से अपने ये पेड ट्रॉल्स की या कुछ आर्मी भी रख रहे हैं, जिनका की काम यही हम्म। रहता है कि भाई हमारे क्रिएटर के बारे में अगर कहीं पे कुछ गलत बोला गया है, हम्म। तो या तो उस वीडियो को रिपोर्ट करो, या यस। वहां पे इतने सारे नेगेटिव कमेंट करो, या कि ये दिखाओ कि भाई आपने गलत बोला है, हमारा क्रिएटर तो ठीक है। तो आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जिन लोगों को आप मान लो, जिनके कंटेंट के बारे में आप कुछ भी डाल रहे हो जो कि एक तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग या फिर उनकी व्यूअरशिप खराब करने वाला है, तो उनकी मान लो सपोर्टर्स ही हो गए, भले वो पेड है या पेड नहीं है, मतलब दोनों ही चीजों से हो गया। अगर पेड नहीं भी है लेकिन उनको इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो पेड से भी ज्यादा उनकी आर्मी बने हुए हैं, क्योंकि आजकल है ना कि वो XYZ क्रिएटर का आर्मी, ये यस। XYZ के सपोर्टर्स, वो पूरा पूरा फैन क्लब फैन ग्रुप वाला, जो पहले बॉलीवुड या साउथ इंडिया में सुपरस्टार्स के लिए होता था, वो आज के टाइम में क्रिएटर्स का भी हो गया है। क्रिएटर्स की यस। अपनी आर्मी, फैन क्लब, ये सब बने हुए हैं, और उनका काम यही रहता है कि उनके क्रिएटर के बारे में जहाँ पे भी कुछ गलत बोला गया है, वो पूरा अटैक कर देते हैं वहां पे। या तो होता है मेरे साथ भी ऐसा, बहुत कम बार हुआ है ऐसा, बट जैसे, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बोला, किसी आई रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग और डिबंकिंग द पर्सन, ऐसा कभी होता नहीं है। बट एक दो वीडियोस में ऐसा कभी किया है मैंने, जो अभी अभी जैसे इस्कॉन के एक बाबा जी हैं, उनके बारे में एक वीडियो बनाया था मैंने। तो उसमें बहुत एक साथ मैं एक पैटर्न देख रहा था कमेंट्स में, और वो पैटर्न से मुझे पता चल गया कि ये सारे जो कमेंट्स हैं वो एक ही प्रकार के हैं। वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बस उस चीज को, कि या तो गालियां दे रहे हैं और नीचे अपना सिग्नेचर दे रहे हैं कि बोलना नहीं हम्म। चाहिए, बट नीचे एक रिलीजियस सिग्नेचर दे रहे हैं और ऊपर हम्म। गाली दे रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस पर्सन आर यू, कि आप ऊपर गाली दे रहे हो और नीचे इस तरह की बातें कर रहे हो। तो ये मैंने बहुत पैटर्न देखा इस चीज में, और वो सेम 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 तरह की बातें हुई। तो मुझे लगा कि ये इस तरह से आए हुए होंगे, या तो उनका, अगेन जैसे मैंने बोला कि उनका या तो सेंटीमेंट हर्ट हो गए, भावनाएं आहत हो गई, जैसा हमारे देश में बहुत होता है कि हर किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं बहुत आसानी से, या फिर उनको भेजा गया, दो दो ही बातें हो सकती हैं। तो जो भी है, पर उस वीडियो में भी काफी पॉजिटिव कमेंट भी थे कि हाँ, ये जो भाई साहब हैं, बाबा जी हैं आदरणीय, वो बकवास ही कर रहे हैं, और जो खुद जो भी मन चाह रहा है वो बोल रहे हैं, तो आपने सही किया। पर उसके बाद मैं अवॉइड करता हूँ किसी एक इंसान पर वीडियो बनाने से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, बात की बात होनी चाहिए, ना कि किसी इंसान की। तो अवॉइड ही करता हूँ जनरली, और उसमें एक कंपाइलेशन देता हूँ कि अलग अलग प्रकार के लोगों ने और अलग अलग धर्म के लोगों ने क्या बोला, ताकि एक बैलेंस बना रहे, लोगों को लगे हाँ इसके बारे में बोल रहा है तो इसके बारे में भी बोल रहा है, सब सही है। क्योंकि लोगों को हमेशा लगता है, वो दे पिक एंड चूज थिंग्स, राइट, कि जैसे तुमने एक धर्म के बारे में बोला तो दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला, फिर दूसरे के बारे में बोला तो तीसरे के बारे में क्यों नहीं बोला। तो मैं उनको बोलता हूँ कि दुनिया में 10,000 रिकॉग्नाइज्ड धर्म, सेंक्ट, रिलीजन या पंथ हैं, किस किस के बारे में बोलूं। मैंने तो जुडाइज्म के बारे में नहीं बोला, मैंने तो बाकी जो बुद्धिज्म के बारे में नहीं बोला, मैंने तो जो अफ्रीकन ट्राइब्स जो फॉलो करती हैं रिलीजन, उसके बारे में भी नहीं बोला। उनके बारे में मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा क्या पता है, जिस धर्म के बारे में मैं अपने घर में देख रहा हूँ, आसपास देख रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और धर्म की बात कर भी नहीं रहे हम लोग, तो इंसान की बात कर रहे हैं, जो वो चादर ओढ़कर बकवास कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो यही बात है, होता है ऐसा, पर इसको बस इग्नोर करना सीखना धीरे धीरे ही आता है। नहीं, ये तो चीज तो मेरे है। जो साथ के क्रिएटर हैं, जो मुझसे काफी बेहतर काम कर रहे हैं, तो उनसे भी मैंने जब बात करी, बहुत लंबे लंबे डिस्कशन करे, तब मुझे, और शुरुआत की बात कर रहा हूँ जब मैं, तब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा होता है उनके साथ, तो बहुत मैसिव लेवल पर होता है। तो आई एम नोबडी तो मुझे भी इग्नोर करना पड़ेगा जैसे वो करते हैं। नहीं, ये चीज एक दो आपने बिल्कुल सही बोला कि आज के टाइम पे जो हमारी पब्लिक है, ऑडियंस है, वो ऑफेंड बहुत जल्दी हो रही है।
अगर हम किसी क्रिकेटर के बारे में कुछ बुरा बोल दें कि भाई चलो इसने इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो ऑफेंड हो जाती है, वो फिर दूसरे क्रिकेटर का नाम लेके आप करती है कि भाई वो क्या कर रहा है तुम्हारा। या सेम चीज आपने यही बोली कि भाई अगर रिलीजन में भी आ जाए, तो आपने कोई कोई कुछ प्रीच कर रहा है उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो फिर वो यही बोलने लग जाते हैं कि भाई आप ये इस वाले रीजन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, उससे वो ऑफेंड हो जाते हैं। इवन ये होता रहता है कि टीचर्स के बारे में भी आजकल हो जाता है कि कुछ टीचर्स ने भी अपने इतनी कल्ट फैन फॉलोइंग बना ली है कि आप उनके बारे में हम्म। कुछ बुरा बोल दो तो दूसरे ये बोलने लग जाते हैं कि भाई आप सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हो, सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, किसी टीचर को अपना आप गॉड क्यों बना रहे हो, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से बिजनेस ही चला रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली हर जगह है, रिलीजन में भी हो गया, एजुकेशन में भी हो गया, सब जगह हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये हमारी ऑडियंस के अंदर ऐसा क्या है, या फिर हमारी कंट्री के अंदर ऐसा क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं चीजों से? ये बेसिकली आप देखेंगे ना, सिर्फ भारत में नहीं है, पर भारत में ये इफेक्ट जो है वो काफी एम्पलीफाइड है, काफी बड़े लेवल पर है। क्योंकि ऐसा आप देखोगे तो विदेश में भी होता है। टेलर स्विफ्ट के इतने जबरदस्त फैन हैं कि वो उसके लिए मारने काटने को तैयार हो हाँ, जाते वो हैं। स्विफ्टियंस बोलते हैं, आई एम अ हाँ, स्विफ्टियन। तो हर किसी के फैन हैं, बट एक समय आता है जब वो घर जाते हैं, अपना मस्त खाना खाते हैं, भूल जाते हैं। बट हमारे देश में क्या होता है कि भक्ति कल्चर बहुत ज्यादा प्रेविलेंट है, कि हम किसी इंसान को जब पसंद करते हैं ना, तो हम उसकी भक्ति करने लग जाते हैं। जो भी वो सही गलत जो भी बोल रहा है उसको डिफेंड करने लग जाते हैं, कि ऐसा बोला होगा, इस वजह से बोला होगा। और हम उसके पीछे का जो अपना रैशनल दिमाग है ना, वो नहीं चलाते हम। अगर किसी ने गलत बोला है तो उसको डिफेंड करने की क्या जरूरत है? आप उसको बोलो कि गलत बोला है, ठीक है, वो जाने। आप उनके पीछे जज्बाती हो रहे हैं बिना बात को, जबकि आपका कोई लेना देना है नहीं। सेम गोज विद पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस के बच्चे जो हैं, आपने ये भी देखा होगा, हाँ, वो पॉलिटिशियंस के विदेशों में पढ़ रहे बच्चे हैं मैक्सिमम सबके। फोर फ्रंट पे नहीं जाते दंगा करने, झगड़ा करने। वो भेज देते हैं अपने आर्मी को कि भाई जाओ, झगड़ा करो, दंगा करो। तो बेवकूफ लोग जो हैं हमारे देश के, भोले लोग हैं बहुत, जो चले जाते हैं आगे फ्रंट पे। तो वही जो इवेंट, वही जो इफेक्ट है वो हर जगह देखा जाता है, कि जो मेन बंदा है वो चुपचाप अपने घर में एसी में बैठा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है, और उसके बिहाफ पे लोग आपत्ति क्रिएट कर रहे हैं, ऑफेंड हो रहे हैं, अपनी भावनाएं आहत कर रहे हैं और लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो अब पता नहीं ये कैसे जाएगा। धीरे धीरे जब लोग सोचना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे कि उस इंसान को जिसका ऑफेंड लेकर आप लड़ रहे हो, उसको खुद कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने घर में आराम से मस्ती से सो रहा है, तो आप क्यों जज्बाती हो रहे हो? आप भी अपना काम करो, थोड़ा ग्रो करो, अपना पैसा कमाओ, परिवार संभालो। इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हो? ऐसा होता भी है कि कई बार कोई पर्सन है, वो मान लो एक्स पॉलिटिशियन को या एक्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और उसके हम्म। फ्रेंड्स हैं वो वाई पॉलिटिशियन है, वाई पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो आपस में, फैमिली वाले आपस में लड़ जाते हैं या दोस्त आपस में लड़ जाते हैं, और फिर पता चलता है कि जो एक्स पॉलिटिशियन था उसने तो भाई वाई पार्टी को ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसको यहाँ से टिकट नहीं मिल रहा था। तो पॉलिटिशियंस का अपना आइडियोलॉजी तो है नहीं, वो तो जहाँ पे उनको बेनिफिट दिखता है वो पार्टी हॉप कर देते हैं, और आजकल ये बिल्कुल। बहुत हो भी रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो नीचे सपोर्टर है या जो आपस में दोस्त हैं, वो लोग अपनी दोस्ती खराब कर लेते हैं इस चक्कर में, आपस में एक दूसरी पार्टी के लिए इतना ज्यादा सपोर्टिव बन के, जबकि उनका पॉलिटिशियन खुद ही पार्टी चेंज कर लेता है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। वही तो बात है ना, लोग पता नहीं क्यों इस बारे में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कि भाई तुम देखो ना, जो तुम्हारा सबसे बड़ा लीडर है अमित शाह, उसका बेटा तो क्या कर रहा है? उसका बेटा बीसीसीआई संभाल रहा है। हम्म। और वो थोड़ी ना किसी जगह पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, दंगे कर रहा है, कुछ कर रहा है बाकी, पर उसको लोग देख नहीं पाते। और सेम गोज विथ एवरी पॉलिटिशियन, सेम गोज विथ एवरी अदर पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, कि लोग उसके बिहाफ पे मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उस इंसान को सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जो कर रहे हैं, आप जज्बाती हो रहे हैं ना। एंड सेम गोज फॉर यूट्यूब क्रिएटर एज वेल, हाँ, जो क्रिएटर्स आपस में लड़ाई करते हैं, उनके फैंस आपस में लड़ते हैं, फिर बाद में वो हम्म, क्रिएटर्स आपस में मिल जाते हैं। उनको तो पब्लिसिटी मिल गई, उनके व्यूज बन गए, हम्म। उनके सब्सक्राइबर्स बन गए, बट आपने तो अपना टाइम खो दिया ना। जो आप अच्छी चीज करने में कर सकते थे, ग्रो करने में कर सकते थे, वो आपने टाइम खो दिया वहां पर। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक अ, मीम भी है ना जो बहुत ही फेमस हुआ था कि ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो वो हम्म, यही सिचुएशन है वहां पे कि ये वो सारे मिलके बहुत हमको सही है। पागल ही बना रहे हैं। तो गोज विथ सेम गोज विथ पॉलिटिशियंस, मूवी स्टार्स,
और एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर, यानी कि जो भी पावर की पोजीशन में है या फेमस है, उसके लिए जज्बाती कभी होने की जरूरत नहीं है। उसको फॉलो करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने पैसे छापेगा हमेशा। आप बस बात को समझिए, कोई अच्छी बात कर रहा है उस बात को अपनी जिंदगी में उतारिए, अच्छी लग रही है तो, नहीं समझ में आ रही मत उतारिए अपनी जिंदगी में, बस अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। मैं तो यही कहूंगा देखने वालों से। हाँ, मतलब कि मेरिट ऑफ द कन्वर्सेशन, अगर आपको लगता है कि इसमें से आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हम्म। होने वाला है तो आप यस। उसको लीजिए। और घूम फिर के बात ये भी आती है कि भाई आपको अपने डेवलपमेंट पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। किसी दूसरे का भक्त बन के आपके घर में रोटी आने वाली है नहीं वैसे भी, कुछ नहीं अनटिल होगा। और अनलेस आप कोई पीआर एजेंसी में काम कर रहे हो या कुछ जो वो आपका बिजनेस का ही पार्ट हो गया। अगर आप एक हम्म। नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपका मेन फोकस आपके अपने डेवलपमेंट पे और अपने स्किल्स के ग्रोथ पे होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको ज्यादा हैप्पीनेस देगा। मेनली शायद इसका रीजन एक ये भी है कि लोग अपनी लाइफ से या अपने जॉब से इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो फिर कुछ एस्केप ढूंढते हैं, फिर एस्केप में वो किसी के भक्त बन गए, या ये कंटेंट इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि लोग 4-4 5-5 घंटे, इवन 8-8 10 घंटे सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। तो आई थिंक ये भी सही नहीं है अल्टीमेटली। अगर आपको देखना भी है तो आप कुछ 1-2 घंटे अपना देख सकते हो, लेकिन पूरे टाइम आप किसी चीज पे देख रहे हो और वही नेगेटिव कंटेंट वही आप देख रहे हो के अंदर, तो वो भी तो इम्पैक्ट करता ही है ना हमारे ऊपर। बिल्कुल। और इनफैक्ट बहुत बड़ी रिसर्च हुई है डोपामाइन पर, जो हमारे को कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ डोपामाइन मिलता है किसी चीज को स्क्रॉल करते रहने से। तो जब भी हम करते हैं, और ये जो भी देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि जब हम एक बार किसी जो इंस्टाग्राम की बात मैंने शुरू में की थी कि क्यों मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, वो उसका रीजन यही है कि अगर जब यूज करता भी हूँ तो नोइंगली कि इंस्टाग्राम गलत है आपके लिए, या यूट्यूब को स्क्रॉल करना गलत है आपके लिए, तो भी आप करते जाते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखते रहते हैं, एक के बाद एक, आपको पता नहीं चलता। और ऐसा होता है कि 1 घंटा निकल जाता है और आपको लगता है कि 1 घंटा चला गया सच में। हम्म। तो ये डोपामाइन डिटॉक्स करना हर किसी को बहुत जरूरी है। डिटॉक्स शब्द से मुझे बहुत चिढ़ है, बट इस डोपामाइन डिटॉक्स का बहुत बड़ा समर्थक हूं मैं, कि एक बार दिन में कम से कम 4-5 घंटे ऐसे होने चाहिए जब आपका फोन आपसे कोसों दूर हो, दूसरे कमरे में पड़ा हुआ हो, ताकि आपको याद ही ना रहे कि कोई नया वीडियो आया है, कोई नई रील आई है। बाद में देख लेना जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा फ्री टाइम है जिसमें मैं 1-2 घंटे इसमें दे सकता हूँ। पर आज की तारीख में एक स्टैट भी आया था कि एक जो कॉमन इंसान है वो कम से कम 150 से 200 बार अपना फोन अनलॉक करता है दिन में। और हम्म। उसमें से कई बार ऐसा होता है वो जस्ट आउट ऑफ हैबिट है कि मैं उठा रहा हूँ अपना फोन और मैंने उसको अनलॉक किया, देखें कि कुछ नया है कि नहीं है, या कोई नोटिफिकेशन आया तो मैं उसको, मुझे उसी समय देखना है कि वो नोटिफिकेशन है कि नहीं है। तो वो चीज सबसे बड़ी एक्चुअली टाइम किलर है वो आपके लिए, आप समझ नहीं पाते। और फॉर्मेडेबल ईयर्स जो आपके होते हैं, पहले 20 साल 25 साल जो होते हैं जिंदगी के, उसमें आप वो अगर वही करेंगे ना तो वही करते रह जाएंगे बेसिकली। तो उससे बचना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब इसमें क्या है कि हमको स्कूल्स के अंदर ऐसा कुछ एजुकेशन या करिकुलम में लेके आना होगा कि जिससे कि बच्चे सीखें, क्योंकि आजकल तो हम लोग ये भी देख रहे हैं ना, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, तो वो क्या वो यस। अपने आप में बिजी रहते हैं, तो देखते हैं कि भाई 2-3 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसको फोन या टैबलेट पकड़ा दिया, हम्म। और कोको मेलन चूचू टीवी के आप व्यूज देख रहे हो कि वो वर्ल्ड के टॉप चैनल्स में आ रहे हैं। या इसीलिए वो, क्योंकि बच्चे देखते हैं तो बच्चों को। और क्या होता है ना, मैं आपको ये आपने भी देखा होगा और जो देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा कि जब व्हेन इट कम्स टू स्क्रोलिंग, हम्म। स्क्रोलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जब बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, सभी लोग दे लूज सेंस ऑफ टाइम व्हेन दे आर स्क्रोलिंग। क्योंकि ये ऐसा एक डोपामाइन बर्स्ट देता है ना आपको, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो ये कांस्टेंट बर्स्ट आपको हार्मोन का आता रहता है आपकी बॉडी में। तो दैट एक्चुअली इज अ वेरी गुड फीलिंग। पर ये जो फीलिंग है ना वो आपका एक बेस लाइन डोपामाइन को एलिवेट कर देती है। कि मान लीजिए मोबाइल के आने से पहले हमारा बेस लाइन डोपामाइन था इधर, हम्म। मोबाइल आपने देखा 2 घंटा, आपका बेसलाइन हो गया इधर। बढ़ अब गया आप वो। कुछ भी करेंगे आपको मजा नहीं आएगा, आपको एक कांस्टेंट ज्यादा बर्स्ट ऑफ डोपामाइन चाहिए, आपको कुछ और ज्यादा अतरंगी चाहिए।
इसका एग्जाम्पल ये भी दिया जा सकता है कि पहले यूट्यूब के जो वीडियोस होते थे उनका इंट्रो नॉर्मल हुआ करता था, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, कोई हुक नहीं देता था, आप सही कह कोई रहे हो। हुक नहीं होता था, तो लोग देखते थे कि हाँ यार इस क्रिएटर का वीडियो है देख लूंगा, क्योंकि देखने के लिए और बहुत कम चीजें थी। इंस्टाग्राम रील्स नहीं थी, टिकटॉक नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो लोगों को आदत थी, अटेंशन स्पैन ज्यादा था। आज की तारीख में लोगों का अटेंशन स्पैन है 20 सेकंड ऑन एन एवरेज, एक गोल्ड फिश के डबल। हम्म। तो इसीलिए जो YouTube भी ये बोलता है कि पहले 30 सेकंड में आपको इंट्रो हुक ऐसा देना पड़ेगा कि इंसान छोड़कर ना जाए। दैट ऑल्सो गोज विथ अ रील, कि जो रील बना रहा है पहले 7 सेकंड में उसको ऐसा इंट्रो हुक देना पड़ेगा कि कोई छोड़कर ना जाए। तो हर कोई क्रिएटर ऐसा कर रहा है क्योंकि उनको भी अपने व्यूज चाहिए। जो देखने वाले हैं उनको अच्छा मतलब ऐसा अतरंगी डोपामाइन बर्स्ट चाहिए। तो दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है कि कौन कितना ज्यादा उसको कंज्यूम कर सकता है, कंज्यूम करवा सकता है। ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन हुक आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना टाइम इस पर बर्बाद कर रहे हैं, और इसकी कोई लिमिट मुझे समझ नहीं आती। तो ये लिमिट सेट करने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लोग सेट करेंगे लिमिट हमारी, क्योंकि गुलाम हम मोबाइल के नहीं है, मोबाइल हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं है। तो बहुत आसान है इसको सेट करना। बहुत जैसे एप्पल यूज करता हूं मैं, तो उसमें तो ऐप सेटिंग हो सकती है कि कितना टाइम मैं किस ऐप को दे रहा हूँ। एंड्रॉयड में भी आई एम श्योर ऐसा होता होगा कि किस समय पर मुझे क्या करना है। और ये तो बहुत हाँ, सिंपल। रिमाइंडर के ऑप्शंस तो होते हैं, आप लगा सकते हो कि भाई 1 घंटे के बाद मेरे को रिमाइंडर दे दे कि आपने 1 घंटा यूज कर लिया है। यस, और जो बहुत नॉर्मल जो मैं लोगों को देखता हूँ अपने फील्ड में, कि भाई जो हर आधे आधे घंटे में एक कांस्टेंट रिमाइंडर लगाते हैं। वो सिर्फ एक अलार्म होता है, इतना बजिंग अलार्म होता है कि आधे घंटे बाद आपको समझ में आ गया कि हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो ये माइंडफुलनेस आई थिंक हमारी अंदर से गायब है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हमें सुबह उठते हैं, कुछ काम करते हैं, और फिर पूरा दिन ऐसे हमारे आंखों के सामने कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। ऐसा लगता है अच्छा शाम हो गई क्या, पता हम्म। नहीं चला। तो वो माइंडफुलनेस है ही नहीं, हम प्रेजेंट नहीं है मोमेंट में, या तो स्क्रॉल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। तो जब आएगी वो माइंडफुलनेस हमारे अंदर, तो आई थिंक वी वुड बी रिस्पॉन्सिबल कंटेंट वॉचर्स एज वेल। जो हम देखने लगे हैं ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 5-5 घंटे देख लें। ऐसा होता है जनरली कि कई लोग इस तरह से देखते हैं, जो मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ। कई लोगों की एडिक्शन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं 100%, और वो तब तक चलता रहता है जब तक कि मोबाइल का जो नोटिफिकेशन आता है ना, 10% बैटरी बची है सिर्फ, हम्म। वहां तक चलता है। तो उसके बाद उनको वापस से वो मोबाइल चार्ज करके, तो दे आर एक्चुअली वांट टू, वो एक्सट्रीम लेवल पर है कि ऐसा, वो तो बैटरी परसेंटेज के बेसिस पर काम कर रहे हैं अपना, कि भाई कैसे मैं इस चीज को देखूं, और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस दुष्चक्र से निकलना कैसे है। तो बहुत आसान है, तो हमें अपनी लिमिट सेट करनी है, एक बार अपने कर दिया तो बहुत आसान हो जाएगा। और जस्ट थिंक यही चीज शायद उसकी फिर मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालेगी आगे चल के। डेफिनेटली, डेफिनेटली। जो आज अटेंशन स्पैन की कमी है वो इसी वजह से है। अभी मैंने मेरा भी एक पॉडकास्ट चैनल है, तो हम अभी बात कर रहे थे एक साइकेट्रिस्ट से, जो हम्म। साइकेट्रिस्ट कंसल्टेंट है। तो उनसे मैं बात कर रहा था मोबाइल एडिक्शन के बारे में, और मोबाइल का बढ़ता यूज यूज स्पेशली फॉर किड्स, जो कि 15 साल से छोटे हैं। हम्म। 15 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको मोबाइल देने का मतलब है कि आप उनका मेंटल जो डेवलपमेंट है उसको हैम्पर कर रहे हैं। खत्म हो जाएगा मेंटल डेवलपमेंट, जो सोचने की समझने की क्षमता हम हमारे अंदर डेवलप हुई है बहुत सालों, लाखों सालों में, वो बहुत कम रह जाएगी। जो उनका न्यूरॉन डेवलपमेंट होता है, जब हम सोचते हैं ना, चीजों को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट द डॉट्स करते हैं, तो हमारे अंदर नए न्यूरॉन कनेक्ट बनते हैं। वो हम्म। न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करते हैं, उससे हम एक चीज से दूसरी चीज के बीच का कनेक्शन बना पाते हैं। तो जब हम माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं, माइंडलेस देख रहे हैं, तो हमारे अंदर की जो न्यूरॉन है, जब हम सोच नहीं रहे हैं बेसिकली, तो जो न्यूरॉन कनेक्शन है वो ब्रेक हो रहे हैं धीरे धीरे। जो काम पहले 70, 75, 80 साल की उम्र में होता था, वो आजकल 15 साल 10 साल के बच्चों के अंदर होने लग रहा है। हम्म। कि उनके जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट है, वो ब्रेन डेवलप होने से पहले ही डिटियोरेट वाली स्टेज में आ रहा है। इसीलिए इन्हीं सबसे प्रॉब्लम हो रही है कि अटेंशन स्पैन जीरो है। हम किसी बड़े वीडियो को देखने से पहले 50 बार सोचते हैं कि देखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कि रील्स पर 60 सेकंड में काम हो जाए।
और ना ही हम किसी की बात सुन पाते हैं, समझ पाते हैं एक बार ढंग से। हमें 4 बार, मैं तो देखता हूँ बच्चों को कि 4 बार किसी बात को आपको समझाना पड़ता है कंसल्टेशन के दौरान भी, कि किसी एक बेसिक इंस्ट्रक्शन को भी, तब जाकर वो समझ पाते हैं। उसका रीजन यही है कि वो इतना ज्यादा ओवरलोडेड हैं टेक्नोलॉजी से, कि उनका जो दिमाग में ऐसी चीजें बन रही हैं जो नहीं बननी चाहिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड आजकल जिसको बोलते हैं, कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको मिल गया है कि वो पहले से ही ओवरलोडेड हो चुके हैं। और इवन बच्चों में भी आजकल देखेंगे, बच्चे भी आजकल मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं। आजकल बच्चे भी थेरेपी लेना शुरू कर दे रहे हैं, जबकि ये चीज़ तो ओल्ड एज में जाके होना चाहिए था। या इवन अगर हम लोग यंगस्टर्स में भी देखें तो यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक्स वगैरह आना शुरू हो गया है। मतलब कि यस, जो आपकी सिचुएशन 60-70 साल के बाद होनी चाहिए थी, वो अब आपकी यूथ के एज में भी हो रही है। इसके 2 ही कारण है ना, और इसका मेजर कारण वही है कि हमारी लाइफस्टाइल अगर चेंज नहीं होगी जब तक, तब तक ऐसा ही रहेगा। लाइफस्टाइल चेंज होगी तभी आगे कुछ हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंज करने का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, कि हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं जिंदगी में। पूरा दिन कहाँ निकल जा रहा है हमारा? पूरा दिन निकल जा रहा है फोन में हम्म। या फिर बाकी सारी चीजों में। तो वो चीज सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे हमारा दिन जा रहा है, और हम उसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी चेंजेस उसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो टाइम के साथ आ ही जाएंगे। आई थिंक यंगस्टर्स तो ये बात समझ भी लेंगे। लेकिन एक और आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि पहले क्या होता था, पहले पेरेंट्स कंप्लेन करते थे कि बच्चा फोन में लगा हुआ है पूरे टाइम। आज घरों में सिचुएशन ऐसी आ गई कि बच्चे कंप्लेन कर सभी रहे हैं कि लगे हैं, पेरेंट्स लगे हुए हैं फोन में फुल टाइम। सभी लगे हुए हैं। हाँ, तो पेरेंट्स तो क्या? क्या, पेरेंट्स तो ये सब चीजें समझ भी नहीं पाएंगे कि हाँ ये कितना हार्म दे रहा है या कुछ रहा है। प्लस वही सेम चीज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, कि जब वो दिन रात इंटरनेट पे कंज्यूम करेंगे तो फिर वही फेक न्यूज और वही सारी चीजें कंज्यूम करेंगे, और फिर उन्हीं को सच मानने लग जाएंगे। क्योंकि फिर आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स में लोग आते हैं ना, वो बोलते हैं मैंने व्हाट्सएप पे ये चीज देखी थी, ये चीज बिल्कुल सही है, तुम भी करो इसको। यस, ये चीज तो जनरली देखते हैं ओल्डर जनरेशन के साथ, कि व्हाट्सएप से उनका जितना नाता है ना, शायद किसी और का नहीं होगा। और व्हाट्सएप ने जितना फेक न्यूज फैलाने में जबरदस्त योगदान किया है, उतना शायद किसी और ने नहीं किया होगा कलेक्टिवली। हम्म। क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम जो है या फेसबुक है, जो पहले यूज करते थे, फेसबुक तो आजकल बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट इंस्टाग्राम ऐसी चीज है कि आपको उस रील के पास जाना पड़ेगा। व्हाट्सएप ऐसा है कि वो रील आपके पास आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, आपको और कहीं नहीं जाना। प्लस व्हाट्सएप में क्या है, व्हाट्सएप में वो आपको आपका कोई जानने वाला भेज रहा है, हाँ, तो आपको वो भी ट्रस्ट हो जाता है। इंस्टाग्राम पे तो आप किसी रैंडम पर्सन को देख रहे हो तो शायद आप उसकी बात ना मानो, लेकिन व्हाट्सएप पे तो आपको आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भेज रहा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है उस चीज। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको लगता है कि वो सो एंड सो भाई साहब मान रहे हैं, तो मुझे भी मानना चाहिए और मुझे आगे 10 लोगों को भेजना चाहिए। तो ये एक्चुअली ऐसा होता है। ओल्डर जनरेशन इस बात में, और सच बोलूं तो ओल्डर जनरेशन ही ज्यादा इस चीज को मानती है। यंगर जनरेशन इतना, मुझे जहां तक, मैं जितना सराउंडिंग में हूँ, व्हाट्सएप इतना ज्यादा यूज नहीं करती। वो इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं या स्नैपचैट ज्यादा यूज करते हैं यंगर जनरेशन वाले बच्चे जो हैं। तो वो व्हाट्सएप से तो हाँ, दूर वो है यही एकदम से। बोलते हैं ना कि सबसे पहले फेसबुक था, लेकिन फेसबुक पे क्या है, फेसबुक पे अब पेरेंट्स हो चुके हैं, तो वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए। फिर उनका मानना ये है कि जब इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन आ जाएगा तो फिर वो स्नैपचैट पे शिफ्ट हो जाएंगे। स्नैपचैट पे आ जाएंगे, या ऐसे ऐसे जंप हो रहा है। जनरेशन के साथ। और वही फेसबुक का शायद कारण भी है कि फेसबुक क्यों डाउन हो रहा है, कि भाई फेसबुक पे आपके पेरेंट्स आ चुके हैं। आप कुछ भी कंटेंट डालोगे भाई पेरेंट्स भी देख लेंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे आ गए हो। अब इंस्टाग्राम पे आपके दोस्त और रिश्तेदार आ गए तो आपने कहा चलो स्नैपचैट पे स्नैप डाल देते हैं। हाँ, वो तो रहता है। यस, ये तो हमेशा रहेगा। ये तो अगर आप पहले भी देखोगे ना, कि पहले भी ऐसा ही होता था। जो लोग अखबार पढ़ा करते थे उनको लगता था अखबार तो बकवास चीज है, फिर रेडियो आ गया। हम्म। रेडियो पे लोगों को लगा कि यार रेडियो तो बकवास चीज है, टीवी आ गया। तो हम्म। दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, कि लोगों को लगता है कि ये तो पुराना ऑब्सोलीट चीज है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं जो भी चीज डालूंगा, मेरे पेरेंट्स थोड़े से भी टेक फ्रेंडली हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आ ही जाएंगे। हु स्टॉपिंग देम इंस्टाग्राम पर आने से? बट जनरली क्या होता है, हमें नई, न्यू एंड शाइनी चीजें पसंद आती हैं सबसे ज्यादा। जो हम्म। रेडियो, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी की जो बात करी हमने, और इंटरनेट जो हमारे 20 साल पहले, 25 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। मुझे याद है पहली बार हम लोग तो साइबर कैफेज में जाकर इंटरनेट यूज करते थे। घर पे तो था नहीं कंप्यूटर हम्म। वगैरह। तो ये तो नई, न्यू एंड शाइनी थिंग्स ऑलवेज अट्रैक्ट अस। और ये जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट है, दिस इज द न्यूएस्ट एंड शाइनीस्ट थिंग अराउंड। तो बच्चों को वही चीज अट्रैक्ट करती है।
बट ठीक है। जो भी तो कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहें, बेसिकली मोटा मोटा यही है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, रूल ऑफ थंब मैं कहूंगा कि अगर इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, डू नॉट बिलीव इट। अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है और बहुत सिंपल है, तो इसका अर्थ है कि हो सकता है वो चीज मोर लाइकली वो गलत हो, जो भी आज क्लेम के कर रहे टाइम हैं। पे तो वेरीफाई करना भी इजी है। आज के टाइम पे इंटरनेट का ये बेनिफिट भी तो है कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप 2 क्लिक्स करके उसको सर्च कर सकते हो कि वो गलत है या सही है। पर क्या लोग करते हैं ऐसा? मुझे नहीं लगता। हम बहुत मैक्सिमम लोग। केसेस में नहीं करते। और आप कह रहे हो कि इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना इजी है, मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना इजी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक क्लेम होता है, हम्म। और मैं उसको सर्च करता हूँ गूगल पे, एज अ कॉमन पर्सन मैं उसको सर्च करता हूँ। मेरे को साइंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं साइंस से जीरो नॉलेज है मुझे, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, आपकी बात तो सही है कि गूगल पे भी तो वेबसाइट्स पे हम ही कंटेंट डाल रहे हैं, तो हम फेक भी तो डाल सबसे सकते हैं। पहले वाला कौन सा क्लेम आएगा? सबसे पहले वाली इंफॉर्मेशन वो आएगी जो जिसके सबसे ज्यादा हिट्स हैं, हम्म। जिस वेबसाइट के सबसे ज्यादा हिट्स हैं। और जरूरी नहीं है कि जिस वेबसाइट के सबसे ज्यादा हिट्स हैं वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होगी, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स फास्टर देन करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो जनरली मिस इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट्स के हिट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर आप उसको वेरीफाई करने की कोशिश भी करेंगे तो आपके जो बिलीफ्स हैं वो फ्यूल होंगे, वो सपोर्ट होंगे उससे। वो कहेंगे, आपको बोलेगा हाँ ये जो क्लेम कर रहे हो तो सही बात है। और आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का सबसे बड़ा सोर्स भी यही है कि लोग एक गूगल सर्च से ही समझते हैं कि इसी से हम उसको चेक कर लेंगे, डबल चेक कर लेंगे। हम्म। बल्कि जो सत्य को चेक करने के लिए जो हमने शुरू में बात की थी, मल्टीपल स्टेप्स हैं, और उसी के बाद आप सच में वेरीफाई कर पाएंगे कि वो चीज सच में सही है कि झूठ है, जैसा हमने शुरू में बात की थी। तो मतलब उसके लिए तो पर्सन को बहुत ही ज्यादा कमिटेड होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। हाँ, तो वो उसमें भी दो लेवल हैं चीज के। या तो आप अपना कोई सोर्स पकड़ लीजिए, हम्म। किसी इंसान को, या फिर आप खुद से उस चीज को डिग कीजिए। या तो कोई रेडीमेड गड्ढा आपको मिल जाए, उसमें बैठ जाइए, या फिर गड्ढा खुद खोदिए। दो दो ही तरीके हैं किसी चीज को करने के। तो अगर आपको रेडीमेड गड्ढा यानी कि वेरीफाइड सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप मान लीजिए। और अगर नहीं मानना चाहते तो फिर खुद से डबल चेक कीजिए, ट्रिपल चेक कीजिए। पहले वाले चीज के प्रॉब्लम ये है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि हो सकता है जो वेरीफाइड सोर्स आप मान रहे हैं जिसको, हम्म। हो सकता है वो भी अपना एजेंडा चला रहा हो। वो भी एक पेड कोई फेक न्यूज चला रहा हो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या किसी चीज के लिए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर होता है कि आप थोड़ा सा, भले ही आप साइंस में आपके पास डिग्रीज ना हो, बट आप इतना सा ये रखिए कि आप अगर कोई इंफॉर्मेशन मान रहे हैं, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हैं, कि कोई नुस्खा, कोई चमत्कारी नुस्खा, कोई दावा आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें कि सुबह सुबह उठकर मैं ये करूंगा आपसे, तो इतना सा काम ये जरूर कीजिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को डबल चेक ट्रिपल चेक जरूर कीजिए इंटरनेट पर जाकर, क्रेडिबल सोर्सेज से, पीयर रिव्यूड आर्टिकल से। बहुत आसान है उसको देखना, गूगल स्कॉलर पे जाइए हम्म। और उस चीज को सर्च कीजिए। अगर मल्टीपल, और उसको आप, उसमें आपको पूरे पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको सिर्फ पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, जो पहले की 5-6 लाइंस होती हैं, वो भी आप पढ़ेंगे ना, तो उस एब्स्ट्रैक्ट में भी उस क्लेम को वेरीफाई या डिबंक किया जा चुका होता है मोस्ट लाइकली, या फिर अच्छा, अगर हम कंक्लूजन लोग उसके सर्च भी। करेंगे आर्टिकल्स को, तो हमको पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स ही फाइंड आउट करने हैं, तो कुछ स्पेसिफिक सर्च टर्म हमको लिखना पड़ेगा, या फिर पता कैसे चलेगा कि कौन से वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल हैं? मतलब हमारा सर्च का क्या एसओपीज क्या होने चाहिए हमको सर्च करने के लिए? गूगल स्कॉलर अगर में आप अगर जाते हैं तो कोई ऐसी सर्च टर्म नहीं है पीयर रिव्यूड के लिए, बट जैसे एनआईएच है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, पबमेड है, अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो 99.99% टाइम्स वो पीयर रिव्यूड रिसर्च ही आपको मिलेगी। और व्हाट जो अबाउट विकिपीडिया? विकिपीडिया इज नॉट अ वेरीफाइड सोर्स क्योंकि विकिपीडिया पर जो जो किसी भी टॉपिक को जो एडिटर्स एडिट करते हैं ना, देयर इज नो वे टू आइडेंटिफाई कि वो एडिटर्स कितने क्वालिफाइड हैं। क्योंकि और विकिपीडिया खुद इस चीज को डबल चेक ट्रिपल चेक करके जैसे आप देखेंगे ना किसी भी टॉपिक को, विकिपीडिया कीप्स ऑन चेंजिंग। हम्म। तो उसमें मल्टीपल एडिटर्स होते हैं ग्लोबली, तो किसी एडिटर ने चेंज किया, आपने मान लीजिए उस समय पर जब वो चेंज किया गया और वो गलत इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, आपने जाकर देख लिया,
आपका तो इंफॉर्मेशन गलत हो गई आपके सही पास। बात है। विकिपीडिया को समझ में आया कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, उसने किसी और एडिटर का उसको रिप्लेस करवाया। तो बाय दैट टाइम आई थिंक वो बहुत देर हो चुकी होगी। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर आपकी जिंदगी में वो चीज इंफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसको 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, उसको डबल चेक ट्रिपल चेक कर लीजिए कृपा करके। आपके लिए भला होगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी और आप किसी चीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्लाइंडली किसी को मत मानिए, बस मैं ये कर रहा हूँ, मुझे भी मत मानिए, या कोई भी क्लेम जो कर रहा है बहुत टॉप नॉच क्रिएटर जो बोल रहा है उसको भी मत मानिए, क्योंकि हो सकता है वो भी अपना कुछ गड़बड़ चीज चला रहा हो वहां पर। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो ऑडियंस का तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया। अब वापस हम लोग क्रिएटर्स पे ही आ जाते हैं। मतलब आपने भी बोला कि आप किसी क्रिएटर को डिबंक नहीं कर रहे, एक्सपोज नहीं कर रहे, आप उसके कंटेंट को कर रहे हैं। यस। तो व्हाट जनरली इज द रिस्पॉन्स, मतलब कि आपने किसी क्रिएटर के बारे में कुछ वीडियो वगैरह क्रिएट किया, तो कभी ऐसा है कि वो क्रिएटर्स ने आपको रीच आउट करने का ट्राई किया हो, मतलब पॉजिटिव वे के लिए या नेगेटिव वे के लिए ही, मतलब कुछ नहीं है बोला कि हाँ यार आपने बहुत अच्छा काम करा, सही था, या किसी ने फिर आपको भी कमेंट्स में आके या डीएम में आके गालियां बकी हुई हो कि इसको इसको हटा दे नहीं तो मैं तेरे ऊपर कंप्लेन कर दूंगा, या मे बी आपको किसी ने नोटिस भेज दिया, तो इस टाइप के ट्रबल्स आपके साथ हुए हैं क्या? नोटिस तो अभी तक नहीं आया, बट ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है नोटिस परसों ही आ जाए। हम्म। आ सकता है, पर इस तरह की चीजें तो रोज आती हैं ऑलमोस्ट, कि इस कमेंट को हटा, इस कंटेंट को हटा दे, क्योंकि ये सो एंड सो जो आप बोल रहे हो एग्जैक्ट उसी में थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज ऐड कर देंगे। हम्म। तो मैंने क्या है, फिल्टर सेट करे हुए हैं। यूट्यूब अलाउज अस टू यूज अ सर्टेन फिल्टर्स हम्म। इन आर कमेंट्स। तो अगर कोई स्पेसिफिक गाली अगर कोई देता है या कुछ, क्योंकि मैं उसके कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ, ना ही मैं अपने वीडियोस में कभी गाली देता हूँ, ना ही मैं गाली सहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर बच्चे भी मेरा कोई कंटेंट देख रहे हैं तो वो इस चीज को ना कमेंट भी पढ़ रहे हैं ना, तो उससे वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए। तो जो भी गाली वाले कमेंट होते हैं वो उसको मैं अपने आप फिल्टर आउट कर देता हूँ, पर मैं उनको भी जरूर पढ़ता हूँ। हो सकता है कोई गलती से फिल्टर होकर आ गया हो, तो उसमें आते हैं कुछ तरह के कमेंट कि हाँ इसको हटा दे वरना सो एंड सो कर लेंगे। और होता है ऐसा, इस तरह की आती हैं चीजें। नहीं, ये बट तो कमेंट्स का हो गया, मतलब कि आपको ईमेल पे या कहीं से आपका फोन नंबर निकाल के व्हाट्सएप पे या आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे वो क्रिएटर ही आपको मतलब अप्रिशिएट करने के लिए या मान लो कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए कि भाई तुमने मेरे ऊपर वीडियो क्यों बनाया, इसको हटाओ, या तुमने वीडियो बनाया यार ठीक है ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब वो होता है ना आपस में भी, वो क्रिएटर्स कभी आपको रीच आउट करने का ट्राई करते हैं जिनके ऊपर आपने कंटेंट वगैरह क्रिएट किया है? जनरली ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी क्रिएटर पर या किसी इंसान पर मैंने वीडियो बनाया, तो उस इंसान ने मुझे डायरेक्टली रीच आउट किया, हम्म। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि मैं उस स्क्रीनशॉट को लेकर मैं बोलूंगा कि ये देखो ये इंसान मुझे डराने की धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो हम्म। डायरेक्टली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान जिसको आप डिबंक करने की कोशिश, भले ही प्यार सम्मान के साथ करने की कोशिश कर रहे हो, बट मान लीजिए कोई क्रिएटर है जो किसी दूसरे क्रिएटर को गाली भी दे रहा है, मैं हम्म। नहीं करता बट दूसरे तो करते होंगे, तो वो भी उसको डायरेक्टली कभी रीच आउट करके नहीं बोलेगा कि तूने कैसे गाली दी, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट होकर आजकल बहुत वायरल हो जाएगा वो चीज। हम्म। तो जनरली क्या होता है, उनके लोग आते हैं कमेंट में या ईमेल में कि तुमने इसके बारे में जो बोला ना वो गलत है और इसको हटा दो। तो इस तरह से इनडायरेक्ट क्या होता है, पैसिव अग्रेशन होता है वो चीज, ना कि डायरेक्ट। क्योंकि डायरेक्टली जनरली आई थिंक कोई ऐसा करेगा नहीं गलती इस तरह की, मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि और मैं कभी तो। अप्रिशिएट करने के लिए आ गया हो, चलो मतलब आपने सही बोला कि भाई अगर कोई आपको डराने के लिए कर रहा है तो वो डायरेक्टली नहीं करेगा, बिकॉज वो भी एज अ फिर प्रूफ आप एज अ स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हो, बट हम्म। एज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मतलब वैसे आपके वाले केस में वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो एक तरीके से एक्सपोज ही कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन बोले कि भाई आपने रवि अच्छा काम किया और मैं भी चलो इस बारे में सोचूंगा और मैं भी अपने ये जो मैं चीजें बोलता हूँ उनमें भी थोड़ा सा आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ऐसा कभी कुछ हुआ है? मैं अभी अपने इंस्टाग्राम के डीएम्स देख रहा था। हम्म। तो मुझे अभी एक एस्ट्रोलॉजर जो है और हम्म। न्यूमरोलॉजर है, अगेन नाम नहीं बताऊंगा, उनका डीएम आया मेरे पास कि आप काम, और वो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, जो ज्योतिष हैं एस्ट्रोलॉजर हैं,
ठीक तो है। उन्होंने कहा कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मैंने एस्ट्रोलॉजी को डिबंक करते हुए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और हम्म। हर बार हम बात करते हैं। तो क्या काम तो अच्छा कर रहे हो आप, फेक लोगों को रिमूव करने का, कि फेक एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, फेक न्यूमरोलॉजर भी होते हैं, पर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, बट इस बारे में वीडियो कम बनाओगे तो बेहतर होगा। तो और मैं जरूर आपके पॉडकास्ट में, आपके चैनल पर आना चाहूंगा कभी, और आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या होता है सही एस्ट्रोलॉजी और क्या होता है सही न्यूमरोलॉजी। तो मैंने उनको बहुत इज्जत के साथ जवाब दिया कि थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट, और अ, मैं फेक लोगों को डिबंक करता हूं जरूर, बट मेरे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में विचार बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, हम्म। क्योंकि मैं उन चीजों को अभी भी स्यूडो साइंस की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि अभी तक के जो भी एविडेंस हैं, साइंटिफिक एविडेंस, वो एस्ट्रोलॉजी के पक्ष में नहीं है। नहीं अगर है। कोई आता है एविडेंस और मुझे कोई बताता है साइंटिफिकली, जिस जो यूनिवर्सली साइंटिफिकली वेरीफाइड सोर्सेज से लिया गया हो कि एस्ट्रोलॉजी इसलिए साइंटिफिक है, ये रीजन है, तो मैं जरूर उस बात को समझने की, सोचने की और उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा। बट अदरवाइज जो भी अभी तक प्रूफ है, और मैं बहुत कैवियट के साथ बात करता हूँ हर बार, कि जो भी अभी तक प्रूफ है वो एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट में बात करते हैं, कि ये एक तरह से बार्नम इफेक्ट पर काम करती है, कि आप वेग स्टेटमेंट दो जो कि पॉपुलेशन के, मोस्ट पॉपुलेशन के केस में एप्लीकेबल होंगे। जैसे आप मेहनत बहुत करते हो, सफलता नहीं मिलती, सबको प्यार करते हो, आपको प्यार नहीं मिलता, कमाते बहुत हो, पैसा टिकता नहीं है, सो एंड सो, ये जो तीन चार हर हर कोई किसी सोचेगा हाँ यार ये तो मेरे बारे में बोला जा रहा है। मेरे बारे में बोला जा रहा है। तो मैंने उनको इसी तरह का जवाब दिया, तो बाकी वापस से पलट के कोई आया नहीं रिस्पॉन्स अभी तक, बट आएगा तो हम आई टेल यू। बट ऐसा होता है जनरली, उनके लोग आते हैं, वो खुद नहीं आते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। आई थिंक पॉइंट्स तो बहुत सारे थे बट ऑलरेडी आई थिंक हम लोग टाइम की कमी से जूझ रहे हैं। तो एक आप मेरे को ये चीज बताओ कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि हाँ मेरे को नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट किस चीज पे बनाना है। मतलब एक तो हो गया कि जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है कि चलो भाई जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है इस पे व्यूज आएंगे तो मैं भी ट्रेंडिंग वाले उसमें कूद जाता हूँ। या मान लो ऐसा है कि भाई आजकल एक बहुत बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैं भी इस कंट्रोवर्सी में पड़ जाता हूँ, जो कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही हैं उनके ऊपर ही क्रिएट कर दूं। या मतलब एग्जैक्टली आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि मैं अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो किस चीज पे होना चाहिए। कंट्रोवर्सीज पर तो मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ मोस्टली, और क्योंकि मैं इस तरह का इंसान हूं नहीं कि मैं कंट्रोवर्सीज की बात करूं या कंट्रोवर्सीज में पढ़ूं। हम्म। मेरे को तो इतने सारे मौके आए कि कंट्रोवर्शियल चीजें होने लगी थी, पर मैंने उसको साइड में निकल जाता हूँ, क्योंकि आई डोंट लाइक टू अट्रैक्ट कंट्रोवर्सी, और आई डोंट लाइक टू कमेंट ऑन द कंट्रोवर्शियल टॉपिक एज वेल। क्योंकि आजकल तो देखो ऐसा हो गया है ना कि कंट्रोवर्सी इवन हर फील्ड में आ गया। इवन आजकल जो फिटनेस के यूट्यूबर्स होते थे जिनका काम में भी फिटनेस या एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन बताना है, वो आपस में एक दूसरे को ट्रोल करके रोस्ट करके वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब यस। बच्चा उनके चैनल पे गया तो एक्सरसाइज सीखने हैं, देख वो कंट्रोवर्सी और व्लॉग्स रहा है। यस, पर ये चलता, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये चलता नहीं है लॉन्ग टर्म में। आप बना लोगे कंटेंट और व्यूज भी आ जाएंगे, बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपका जो ऑडियंस होगा वो कहेगा कि यार मैं देखने आया था इसको साइंस के लिए, स्यूडो साइंस को के और साइंस के बीच का डिफरेंस समझने के लिए, कि साइंस होता क्या है, सही में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर मुझे वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। तो ये सही में मजेदार स्ट्रेटेजी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की कोई स्ट्रेटेजी है। तो मैं तो कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ और करंट अफेयर्स से भी दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा न्यूज देखता नहीं हूँ वैसे भी, जैसी अपनी बात भी हो रही थी, हम्म। क्योंकि थोड़ी मेरी मेंटल सैनिटी के लिए, कि मैं न्यूज देखता हूँ बेसिकली हेडलाइंस के बेसिस पर, कि ये हुआ, अच्छा अच्छा ये हुआ, उसके बाद बस उससे ज्यादा मुझे ज्यादा न्यूज से कोई लेना देना होता नहीं है। और पर ऐसा टॉपिक मैं जरूर चुनता हूँ जो लार्ज स्केल को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कोई बहुत ही ह्यूज क्रिएटर है और उसने कोई हम्म। बहुत ही बेकार चीज बोल दी है, तो मैं उसको जरूर बोलना चाहूंगा कि भले ही मेरी रीच आपसे बहुत कम है, मिनिस्क्यूल है, पर आपने जो बात बोली है वो गलत है। वो मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो चीज है वो लार्ज स्केल ऑडियंस पर इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उनका वीडियो देखेंगे और वीडियो देखकर शायद इन्फ्लुएंस होंगे और वो चीज अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। तो भले ही मैं एक
सागर में एक बूंद डालने का काम कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट कल को जब हमारी रीच भी उनके जैसी होगी तो एटलीस्ट लोग भी हमें जैसे अभी देखने लगे हैं लोग कुछ कुछ, तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। भले ही कुछ हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचते हो, बट एटलीस्ट पहुंच तो रहे हैं, कुछ हम्म। काउंटर तो हो रही है इन्फॉर्मेशन। तो वो चीज उसको पकड़ के मैं चलता हूँ हमेशा। अगर कोई वायरल रील है जो मिस इन्फॉर्मेशन वाली है, जैसे घी इज अ फैट बर्नर, जैसे मैंने आपको बताया था, हम्म। उस पर मैंने उस समय पर वीडियो नहीं बनाया जो मुझे बनाना चाहिए था, पर मैंने अभी बनाया उसको। तो वो उस मामले में मैं थोड़ा लेजी हूँ। पर हाँ, जनरली मैं पिक करता हूँ कि जिस भी चीज का लार्ज स्केल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो वीडियो बनाना चाहिए। बाकी तो रोज ही न्यूज बनती है हर चीज पर, आप हमारे देश में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यू आर राइट कि न्यूज़ तो हमारे यहाँ इतनी सारी हैं कि अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी कवर करने लग गए तो आपको दिन में ही पता नहीं कितने वीडियोस बनाने पड़ जाएंगे। और वो मेरा नीश भी नहीं है, वो मेरा नीश है ही नहीं। मेरा नीश है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं उसी पर सीमित रहना चाहूंगा। उससे ठीक है। ज्यादा मेरा दिमाग भी नहीं चलता। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम लोग रवि को और क्या क्या करते हुए या फिर कंटेंट के फील्ड में ही क्या क्या करते हुए और देखने वाले हैं? बेसिकली मैं जरूर इन पर्सन पॉडकास्ट करना चाहूंगा। जैसे अभी हम वर्चुअल कर रहे हैं, तो हम्म। कभी जब हम मिलेंगे तो इन पर्सन पॉडकास्ट जरूर करना चाहूंगा आपके साथ, या जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ या नए नए लोगों से। तो हाँ, वो, हमारा भी वही प्लान है कि जो इन पर्सन में जो आप कनेक्ट करके जो नुएंसेस हाँ, पकड़ के बात कर सकते हो वो वर्चुअल में उतना नहीं हो पाता है। क्योंकि आप देखते हो ना कि भारत में पॉडकास्टिंग जो है ना बहुत ही लो लेवल पर चली गई है, बहुत ही ज्यादा लो लेवल पर। और उसका स्तर उठाने की जरूरत है, क्योंकि पॉडकास्ट अभी भी बहुत लोग देखते हैं और पॉडकास्ट से जनरेट हुई रील्स को बहुत लोग देखते हैं। हम्म। तो हम इस तरह का पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहेंगे कि जो कि अ, लोगों के साथ कनेक्ट करे, और उसमें अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको प्यार से सम्मान के साथ बोला जाए कि सर आप शायद ये गलत चीज बोल रहे हैं। आई नो उसमें भी क्या प्रॉब्लम होगी कि लोग शायद आना नहीं चाहेंगे उसमें, वो मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। हम्म। बट उस चीज का सोल्यूशन भी हमें निकालना होगा कैसे ना कैसे करके। पर मिस इन्फॉर्मेशन वाली चीज ना निकल जाए गलती से भी, वो हमारा टारगेट रहेगा। दूसरी चीज, मैं जरूर लोगों के पास जाकर बात करना चाहूंगा, गाँव में या शहरों में, और जाकर उनसे बात करना चाहूंगा, या मेरी टीम से जो लोग जाएंगे, अगर कल को हम बड़ी टीम बनाते हैं तो। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एडिटर्स हैं, पर बाकी टीम मेंबर्स नहीं है ऑन ग्राउंड। तो जब मैं ग्रो करूंगा फ्यूचर में, तो मैं जरूर लोगों के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि लोगों से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पर कोई भी नहीं है जो हम्म। लोगों से जाके पूछे कि तुम सच में जो जानते हो सच में वो सच है कि नहीं, वो कैसे पता करोगे। हाँ, मतलब तो आपने सही बोला कि यूट्यूब पे तो फिर भी क्रिएटर्स आ गए हैं लेकिन ग्राउंड पर अभी कोई नहीं पहुंचा है। तो वो चीज हम जरूर करना चाहेंगे गांव में जाकर या छोटे शहरों में जाकर, कि भाई लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे लेते हो, आपकी इंफॉर्मेशन का क्या सोर्स है, आपका साइंटिफिक इंटेलेक्ट कितना बड़ा है, और हम उसमें क्या इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। सिर्फ सिर्फ वार्तालाप की बात नहीं कर रहे हैं हम, सोल्यूशन की भी बात करें कि उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है हमारी लिमिटेड कैपेसिटी में। भले ही किसी एनजीओ के साथ मिलकर या किसी सरकारी संस्था के साथ मिलकर, क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो बहुत ही ज्यादा कम है, होगी बाद में भी, एक बूंद के समान भी नहीं होगी। बट हाँ, ये जरूर करने का प्लान है, दो चीजें। हाँ, मतलब अगर वही उसको एक एजुकेशन की तरह ही लोगों को स्टार्टिंग या अर्ली एज में प्रोवाइड कर दिया जाए, या अर्ली एज में भी नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर इवन जो एडल्ट्स हैं उनको भी एजुकेट कर दिया जाए तो वो फैमिली के डिसीजन तो वही ले रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल। एजुकेट करना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, बट लोगों को एटलीस्ट सोचने के लिए तो मजबूर किया जाए कि जो आप बोल रहे हो, और वो बहुत रिस्की बिजनेस है, लेट मी टेल यू। क्योंकि लोगों को जब आप बिलीफ्स को आप चोट पहुंचाते हो ना कभी भी जाकर, जब यूट्यूब पर ही, तो जब आप उनको जा, और मैं ऐसा इंसान हूं भी नहीं कि किसी को फोर्सफुली कोई चीज बोलूं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बट जो भी आप इज्जत सम्मान के साथ भी किसी को, किसी के बिलीफ्स को अगर आप ठोकर पहुंचाते हो, चोट पहुंचाते हो, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो चीज। बट तो भी हम उसका एक सोल्यूशन निकालकर वो काम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि भारत में कितने लोग यूट्यूब देखते हैं अभी तक, और उन लोगों से में से भी कितने लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर होगा वो। हाँ, तो ज्यादातर तो लोग गाने देखते हैं।
तो उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करनी है। कितना जल्दी और कितना ज्यादा हम कर पाएंगे वो वक्त पर निर्भर करेगा, बट हाँ करना जरूर चाहेंगे, मैं इंटेंट तो विश यू है। ऑल दी बेस्ट फॉर दैट, बिकॉज बहुत ही आप सही चीज सोच रहे हो और उसका जरूरत भी है कि अल्टीमेटली एज अ कंट्री अगर हमको ग्रो करना है तो हमको अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना पड़ेगा। मे भी 70-80 साल हमको आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन हम लोग शायद ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट कभी डेवलप हुआ नहीं। यस, अच्छा, बिल्कुल सही। आप मैं पीछे भी देख रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, तो रिसर्च पेपर के अलावा बुक्स वगैरह भी पढ़ते हो, तो कुछ बुक्स आप हाँ, रिकमेंड करना चाहो एज एन ऑडियंस को? बहुत सारी बुक्स हैं। अगर हाँ, बुक्स तो बहुत सारी हैं, जैसे कि अभी मैं अपने पीछे बुक्स देखूं तो मैं आपको इसी में से दिखा देता हूँ। पहले तो ठीक है, ठीक है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ओके। जो कि नोबेल प्राइज विनर है डेनियल कानमैन, उनकी हम्म। बुक है कि कैसे सोचना है। सोचना कैसे है, जो कि अधिकतर लोगों को नहीं पता होता अनफॉर्चुनेटली, कैसे सोचना है वो आपको जरूर बताएगी। एक ये बुक है जो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, सेपियंस, हम्म। जो हमारी हिस्ट्री और हमारे फ्यूचर के बारे में बताती है कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, हम कैसे इवॉल्व हुए, और सच में मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सच में ह्यूमन कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो खोल के रख देती है आपके दिमाग को। तो ये बुक अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो 100%, भले ही आपको इसमें 3 महीने लगे, 4 महीने लगे पढ़ने में, पर इसको जरूर पढ़िए। इसका एक ग्राफिक नॉवल भी है जो कि आप मतलब फोटोज की शक्ल में देख सकते हैं, कॉमिक बुक की तरह भी पढ़ सकते हैं, वो इसको भी पढ़ सकते हैं आप। ये वाली बुक मतलब है। स्टार्टिंग में कोई पर्सन है जिसको कि अभी उतना बुक रीड करने का शौक नहीं, तो वो कॉमिक्स के फॉर्मेट में फिर भी पढ़ पाएगा हाँ, शायद। हाँ पढ़ सकता है। और ये सारी बुक्स ना हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी अवेलेबल है, कोई उसमें वो नहीं है, ऑडियो बुक्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ये है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो हम्म। आपका पैसे को लेकर जो नजरिया है उसको चैलेंज करती है कि कैसे आप, ग्रीड क्या होता है, पैसा क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होती है, उसके बारे में बात करती है। बहुत ही अच्छी बुक है। एक है ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन, छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत आसानी से समझाया हुआ है कि क्या भगवान होते हैं, क्या एआई कल को आ जाएगा कि नहीं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं। तो बहुत जो हमारे बेसिक बच्चों के मन में जो सवाल उठते हैं ना, तो उसके लिए मतलब बहुत अच्छी बुक है, क्यूरियोसिटी सही होगी में बच्चों के मन में, वो कवर हो जाएगी। बच्चों के बड़ों के सबके, बच्चों के मन में होते हैं। क्यों बच्चे बोला मैंने, क्योंकि जब बचपन से बड़े होता है इंसान तो उसके सारे सवालों को मार दिया जाता है, बोला जाता है कि ये सब बकवास अपने मन से हटा लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा कमाने पे ध्यान दो, हमेशा ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए बोला मैंने बच्चों के लिए। हाँ, पर मतलब आपने सही बोला कि क्यूरियस तो बच्चे ही होता है, बड़े लोग तो सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हैं। और ये बुक जरूर मैं रिकमेंड करूंगा, एक और स्केप्टिक्स गाइड टू द यूनिवर्स। इसमें हम्म। क्या है कि इसमें जो हमने बात करी यहाँ पर सारी, कि सच में क्या सच है क्या गलत है, वो आपको पता लगेगा। ये जो स्टीवन नोवेला है, वो बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि जो आप सच समझते हो, भले ही वो साइंटिफिक हो या ना हो, हम्म। और जो आपको बताया जा रहा है दूसरी तरफ से, तो दोनों के केस में सच क्या है, मतलब सच में ऐसा कैसे पता लगाया जाए कि क्या सच है और क्या नकली है। तो ये आपको पता लगेगा। इन 3-4 बुक्स और भी बहुत सारी हैं, बट फिलहाल आपको ये पढ़नी चाहिए ठीक बुक्स है, ठीक है, स्टार्टिंग ठीक के है, लिए। परफेक्ट है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच रवि। एक तो मतलब पॉइंट्स तो और भी बहुत सारे हैं, बट आई थिंक ऑलरेडी टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। लेकिन एक नेक्स्ट पॉडकास्ट हमेशा के लिए ओपन रहेगा, कि आपने भी बोला कि हमारा भी प्लान है कि आगे चल के जो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रहेगा या फिर जो भी पॉइंट्स हमारे छूट गए, एक ऑफलाइन पॉडकास्ट में हम लोग जल्दी कनेक्ट करें और यहाँ से उसको आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और एक लास्ट मैसेज लोगों के लिए जो इसको देख रहे हैं, मतलब आप सम अप करना चाहो कि ये जो भी डिस्कशन हुआ था इससे क्या एक दो लर्निंग्स हैं जो लोगों को मिल सकते हैं? समअप करने के लिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आप, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि सोचना शुरू कीजिए। सोचना बहुत कम लोगों ने शुरू किया हुआ है या कंटिन्यू किया हुआ है। हम नहीं, लेकिन अपनी इसमें सोच, एक चीज ये भी है ना कि हम सोच नहीं रहे हैं, और सबसे बड़े ओवर थिंकर और वो प्रॉब्लम्स भी हमारे यही हैं कि भाई ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम भी हमारे पास भी है, कि सही सोच बात, भी नहीं रहे और ओवर थिंकर भी है। हम फालतू की बातों पे ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हम सोचना, सच में सोचना शुरू करें कि सच में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ के 5 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं,
जो हमें अगले 5 सालों में ग्रो करवाने में हेल्प करेंगे। भले ही आप किसी भी स्टेज पर हो, 10 साल के हो, 15 साल के हो, 50 साल के हो, आपके 5 साल की प्लानिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। और ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको अगले 5 साल में कम से कम 20-25% ग्रो करवा सकती हैं, जो आप प्रेजेंट स्टेज पर हो। तो जब आप सोचना स्टार्ट करेंगे, किताबें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, आपका दिमाग खोल देती है किताब। क्योंकि जो नोबेल लॉरिएट है या दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग हैं, उनके दिमागों के अंदर आपको झांकने का मौका मिलता है जब आप किताब पढ़ते हैं। तो किताब पढ़ना जरूर शुरू कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, किसी वीडियो फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, जो भी आपका मन करता है उस फॉर्मेट में पढ़िए, पर पढ़िए जरूर किताब को। तो ये चीजें, और सोचना जरूर शुरू कीजिए। और तीसरी बात जो जरूर समअप करना चाहूंगा कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आप देख रहे हैं तो उससे एविडेंस मांगिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी पिक्चर जो है ना, जो आपने डाला हुआ है उसमें सिर्फ लास्ट लास्ट वाला पार्ट दिखा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे करके हाँ शो कर पाओ। हाँ, ये परफेक्ट है परफेक्ट एक्स्ट्रा परफेक्ट। ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, जो कार्ल सेगन की बहुत ही बेहतरीन लाइन थी कि अगर आप मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहे हो कि हम्म। मान लीजिए कैंसर दूर हो जाएगा घर के मसालों से, तो मुझे उसका एविडेंस दिखाइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस दिखाइए कि कितने लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, तब मैं उसको मानूंगा। तो वो चीज है कि किसी कोई भी अतरंगी क्लेम कर रहा है तो उसको जरूर पूछिए कि क्यों, इस बेसिस पर मुझे एविडेंस दिखाओ, क्या मैकेनिज्म है वो दिखाओ, तब मैं मानूंगा। परफेक्ट। ये मतलब वही बात हो ये गई कि हमको जो इनसाइट है कि हमको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हमको क्रिटिकल थिंकिंग करना है। यस। और हमको क्यूरियस होना है कि सिर्फ कहीं सुनी बातों में विश्वास नहीं करना है, हमको रिसर्च जर्नल में या कहीं पर उसका एविडेंस होना चाहिए। इसी प्रकार का एक्सेप्टेड एविडेंस होना चाहिए, जो कि जनरली रिगार्डेड एज एक्सेप्टेड हो, जिसको बोला जाता है जनरली रिगार्डेड एज एक्सेप्टेड, वो होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच रवि। मतलब ऑडियंस को तो बहुत सारा इंसाइट इससे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो 1 घंटे के ऊपर मैंने आपसे डिस्कशन किया, बहुत सारे मुझे भी इंसाइट्स मिले और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था ये। एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट, बिकॉज जो काम आप कर रहे हो ना, मतलब मैं भी जब ये पॉडकास्ट लेता हूँ तो कभी कभी जब ऐसे लोगों से मेरा डिस्कशन होता है तो मेरे को खुद भी लगता है कि यार व्हाट वर्क यू आर डूइंग ना, यू शुड अचीव मोर एंड मोर सक्सेस। तो यू आर वन ऑफ दोज पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित, इट वाज अ रियली वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और बात करने के लिए। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, और जरूर आगे हम इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे भी, और आपसे और बात करना चाहेंगे। सेम है, सेम है। थैंक यू सो मच।